नमस्कार दोस्तों, मोनी ऑफिशियल वॉइस में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरे हमदम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक और एक प्यार से कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए तो कहानी शुरू करते हैं। दुल्हन के जोड़े में वो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। सुहाग की सेज पर बैठी वो सोच रही थी, आखिर उसके साथ ये सब क्यों हुआ। उसकी जिंदगी में ये सब होगा, उसने सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी आंखें आंसुओं से नम थी। थोड़ी देर बाद वो लड़की जिसका नाम प्रीति था, खिड़की पर खड़ी होकर चांद को देख रही थी कि तभी उसे दरवाजे पर एक आहट हुई। वह डर कर अपने आप में सिमट गई। अमित ने कमरे के अंदर जैसे ही आकर सिटकनी लगाई, प्रीति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अमित सिटकनी बंद करके जैसे ही मुड़ा, वैसी प्रीति ने गुस्से में अपना दुपट्टा उतार दिया और बोली, लीजिए, मना लीजिए अपनी सुहागरात। इसीलिए तो आपने मुझसे शादी करी है ना। मना किया था आपसे, अपनी दोस्ती का वादा दिया था कि आप इस शादी से इनकार कर दीजिए, लेकिन नहीं, आपको तो महान बनना था यह शादी करके। लीजिए, आपकी हसरत पूरी हो गई, अब मनाइए सुहागरात। प्रीति उसकी आंखों में आंखें डाल कर बोल रही थी। प्रीति को बहुत तेज गुस्सा भी आ रहा था। अमित को उसकी यह बातें तीर की तरह चुभ रही थी। उसने झुककर उस लड़की का दुपट्टा उठाया और उसको उड़ाते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। यह कहते हुए उसने बेड से तकिया उठाई और एक चादर उठाया और जाकर काउच पर लेट गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। इधर प्रीति बोझिल कदमों के साथ बेड पर बैठ गई। पूरा बेड गुलाब के फूलों की लड़ियों से सजा हुआ था। उसने गुस्से से उन लड़ियों को तोड़ दिया और बेड के कोने पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह अपने आप को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। उसकी आंखें रो रो कर लाल हो गई थी। रोते रोते कब उसकी आंख लग गई उसको पता ही नहीं चला। इधर काउच पर लेटे लेटे अमित उसको ही देख रहा था और अपनी बेबसी को महसूस करते वह मन में यही सोच रहा था कि आज मैं कितना मजबूर हूँ कि चाह कर भी तुम्हारे आंसू नहीं पहुँच सकता। तुम मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अमित ने जब यह देखा कि प्रीति सो गई है तो वह धीरे से उठा और उसके सर के नीचे तकिया लगाई और चादर ओढ़ाकर लाइट्स बंद करके काउच पर आकर सो गया। लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी। वो यही सोच रहा था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। भोर हो गई थी। कोयल की कूक से सुबह होने का आभास हो गया था। कमरे में सूरज की हल्की हल्की सी रोशनी आ रही थी। अमित और प्रीति दोनों ही सो रहे थे कि तभी दरवाजा खटकने की आवाज़ हुई, जिसे सुनकर दोनों की ही नींद खुली। प्रीति जैसे ही दरवाजा खोलने के लिए उठी, अमित तुरंत उठकर अपनी तकिया चादर लेकर बेड के कोने में लेटकर सोने का अभिनय करने लगा। प्रीति ने दरवाजा खोला तो देखा सामने उसके सासू माँ खड़ी थी। प्रीति ने धीरे से उनके पैर छुए। प्रीति की सासू माँ मालती जी ने कहा, बेटा माफ़ कीजिएगा, वह मिष्टी जग गई है और जिद कर रही है कि उसे माँ के हाथ से ही दूध पीना है, इसलिए आपको जगाना पड़ा। प्रीति ने कहा, माँ आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रही है, मिष्टी का है। मालती प्रीति की सूजी आंखें और आंसुओं के निशान देखकर समझ गई थी कि वह पूरी रात रोई है। मालती जी ने प्रीति के हाथ को पकड़कर पूछा, बेटा आप खुश हो तो है ना। प्रीति ने सर झुकाकर हाँ का जवाब दिया। मालती जी ने कहा, आप खुश हमेशा खुश रहिएगा। मैंने सुमी से वादा किया है कि आपकी आंखों में एक भी आंसू नहीं आने दूंगी। अब आप 2 मिनट रुकिए, मैं मिष्टी को लेकर यहीं आ रही हूँ। घर में आपके बुआ दादी सब बैठी हैं, उनको अच्छा नहीं लगेगा कि आप बिना नहाए बाहर आ जाए। प्रीति वहीं दरवाजे पर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। मालती जी 2 साल की मिष्टी को लेकर वहां जाती हैं और प्रीति के गोद में देते हुए प्रीति से बोलती हैं, अपनी मम्मा के साथ थोड़ी देर खेलो मेरी राजकुमारी, मेरी रानी बेटिया। उसके बाद प्रीति को बोतल पकड़ाते बोली, आप इसको दूध पिला दीजिए, फिर हम ले जाएंगे, तब तक आप नहा लीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ का जवाब दिया और मिष्टी को लेकर अंदर आ गई। वो मिष्टी को बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी। मिष्टी थी ही बहुत प्यारी। मिष्टी ने जैसे ही बेड पर अमित को देखा तो वह प्रीति की गोद से उतरकर उसके पास चली गई और अपनी तोतली जुबान में कहने लगी, चाचा चाचा उठो, हमें भगवान जी के पास जाना है जहाँ पापा गए हैं। मिष्टी की यह बात सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए तो अमित ने उसको गले लगाते हुए कहा, पहले आप अपने चाचा को गुड मॉर्निंग बोलियो और फिर यह दूध पीजिए, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। मिष्टी ने अमित को गुड मॉर्निंग बोला, फिर वह उसकी गोद में लेटकर दूध पीने लगी तो प्रीति उठकर वॉशरूम में जाकर नहाने चली गई।
अमित मिष्टी के बालों को सहलाता हुआ सोच ही रहा था कि जिंदगी में कब क्या से क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता। इन 6 सालों में मेरे साथ क्या से क्या हो गया मुझे पता ही नहीं चला। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ये सब होगा। जिसको पाने की उम्मीद ना थी वह इस तरह मेरा हुआ कि मेरा होकर भी वह मेरा ना हो पाया। जिसे सबसे ज़्यादा प्यार करता था वह भाई मुझे छोड़कर चला गया। जो कभी सोचा नहीं था वह हुआ। अगर यही होना था इस तरह से होगा। तुम्हें भोले बाबा से मांगा जरूर था पर वह तुम्हें इस तरह देंगे यह कभी ना सोचा था। उन्होंने तुमको मेरी झोली में डालने के लिए मेरे भाई को छीन लिया। यही सोचकर उसकी आंखों में नमी आ गई थी। मैं तो बहुत दूर चला गया था तुम्हारी दुनिया से। फिर क्यों ऐसा हुआ? मैंने तो भोलेनाथ की मर्जी मानकर अपने मन को समझा लिया था। तो फिर क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? तभी मिष्टी ने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप रो क्यों रही हैं? अमित मिष्टी के हाथों को अपने हाथ से पकड़ते हुए कहा, नहीं बेटा मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं तो बस अपनी प्यारी मिष्टी को देख रहा हूँ। तब तक प्रीति नहाकर बाहर निकल आई थी। उसने पीले रंग की चुनरी प्रिंट की साड़ी पहन रखी थी। उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। उसने जैसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठकर सिंदूर दानी उठाकर अपनी मांग भरनी चाहिए उसकी आंखों से आंसू निकल आए। अमित से प्रीति का उदास चेहरा नहीं देखा गया तो वह मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। प्रीति ने अपनी मांग भरते हुए सिंदूर दानी को वहीं रख दिया और सुमित की फोटो के आगे जाकर रोने लगी। क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? मैं क्यों नहीं आपके नाम का सिंदूर भर सकती हूँ? हाँ क्यों छोड़कर चले गए आप मुझे? आखिर एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? क्यों मुझे किसी और के नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरना पड़ रहा है? अमित जब कमरे के बाहर आया तो सब लोग हॉल में बैठे थे। वह मिष्टी को खिलाते खिलाते बाहर आ गया। मिष्टी अमित से बोल रही थी, चाचा हम लोग घूमने कब चलेंगे? तभी अमित की बुआ ने कहा, अरे ओ मेरी राजकुमारी अब यह तुम्हारे चाचा नहीं तुम्हारे पापा हैं। मिष्टी रोते बोली, नहीं यह मेरे चाचा हैं। मेरे पापा भगवान के पास गए हैं। मेरी मम्मा ने मुझे बताया था। आप झूठ बोल रही हैं। मिष्टी के इस तरह कहने पर कि यह मेरे चाचा है, मेरे पापा भगवान के पास गए हैं, सभी की आंखों में नमी आ गई थी। सभी की आंखें आंसुओं से भीग गई थी। मिष्टी की यह बात सुनकर अमित ने अपने पापा विजय जी से कहा, पापा जब हम बड़े इस बार नए रिश्ते को नहीं समझ पा रहे तो वह तो एक छोटी बच्ची है। यह कहकर वह मिष्टी को लेकर बाहर चला गया। अमित के जाने के बाद विजय ने अपनी माँ से कहा, माँ मिष्टी एक छोटी बच्ची है, उसे इस तरह मत कहो, वह धीरे धीरे समझ जाएगी। थोड़ी देर बाद मालती जी रसोई में नाश्ता बना रही थी कि प्रीति रसोई में उनकी मदद करने के लिए आ गई और चुपचाप उनकी मदद करने लगी। प्रीति की खामोशी मालती जी को बेचैन कर रही थी। उनको वह 3 साल पहले वाली प्रीति याद आ गई जो बहुत ही हंसमुख और चंचल स्वभाव की थी। पर एक हादसे ने इसे क्या से क्या बना दिया। हंसना तो जैसे ये भूल ही गई है। अपनी सासू माँ की आवाज़ पर मालती का ध्यान भंग हुआ। अरे ओ मालती नाश्ता क्या दोपहर के खाने के समय दोगी? आई माँ कहकर मालती जी बाहर नाश्ता लगाने लगी। प्रीति भी चाय लेकर उनके साथ ही बाहर आ गई थी। तभी अमित मिष्टी के साथ बाहर से जलेबी लेकर आ गया। मिष्टी अमित की गोद से उतरकर प्रीति की गोद में चली गई और बोली, माँ चाचा ने मेरे लिए जलेबी ली हैं, तुम भी खाओ। चाचा कह रहे थे कि तुम्हारी मम्मा को भी जलेबी बहुत पसंद है। तो प्रीति ने अमित के गुस्से से देखते हुए कहा, मिष्टी जलेबी खाना आपकी मम्मा ने छोड़ दी है, अब मुझे जलेबी पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर अमित ने कहा, माँ मैं नहाने जा रहा हूँ। यह कहकर वह अपने कमरे में चला गया। अमित कमरे में जाकर सुमित की फोटो के आगे खड़े होकर नम आंखों से बोला, क्यों भाई आखिर क्यों आप मुझे छोड़कर चले गए? क्यों आप सब हमको अकेला छोड़कर चले गए? उसकी नफरत नहीं बर्दाश्त हो रही है मुझसे। यह कहते हुए वह पल याद आ गया। फ्लैशबैक। अमित जैसे डाइनिंग टेबल पर बैठा, माँ नाश्ता लगाई देर हो रही है। तभी सुमित भी आ गया और अमित कैसा है? गुड मॉर्निंग भैया, देखिए नाश्ता अभी तक नहीं आया, पता नहीं दोनों क्या करें रसोई में। विजय जी भी आकर बैठ गए दोनों के साथ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, आखिर क्या बन रहा है रसोई में? तभी प्रीति रसोई से बाहर आते बोली, हाँ पापा यह खुशबू है गरम गरम जलेबियों की जो आज मैंने बनाई है, लीजिए। उसके बाद सुमित को जलेबी देते हुए बोली, आप खाइए, बताइए कैसी बनी है। सुमित ने जलेबी खाते हुए कहा, तुम बनाओ और अच्छी ना बने, ऐसा हो सकता है क्या? तभी
तभी प्रीति ने अमित को जबरदस्ती जलेबी खिलाते हुए कहा, खाओ, देखो मुझे तो जलेबी बहुत पसंद है, अब तुमको रोज जलेबी खाने को मिलेगी वर्तमान में। तभी माँ की आवाज़ से अमित वर्तमान में वापस आ गया। अमित, नाश्ता करो आकर। अमित, नाश्ता करो आकर, प्रीति इंतजार कर रही है। अमित जी माँ कहकर तुरंत नहाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वह नहा के आया तो बाल बनाते समय मन में सोच रहा था कि प्रीति आज हमसे इतनी नफरत करती है कि उसने अपनी पसंद भी बदल दी है। डाइनिंग टेबल पर प्रीति और मालती दोनों ही अमित का इंतजार कर रहे थे। प्रीति दादी माँ के कहने से अमित का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उनका हुक्म था कि पति से पहले पत्नी खाना नाश्ता नहीं करेगी। अमित देरी से आने की माफ़ी मांगते हुए कुर्सी खिसका कर बैठ गया। मालती जी जैसे ही अमित को नाश्ता परोसने के लिए उठी तो वैसे ही दादी माँ ने तुरंत मालती को टोक दिया, कब तक तुम अमित का ध्यान रखोगी? अब उसकी पत्नी है तो अब वह उसको नाश्ता परोसेगी। प्रीति चुपचाप नाश्ता परोसने लगी और अमित उसके चेहरे को देख रहा था। उसका चेहरा भावहीन था। अमित चुपचाप नाश्ता करने लगा, वहीं प्रीति और मालती भी नाश्ता करने लगी। अमित की नज़रें प्रीति के ऊपर थी, जो नाश्ते की प्लेट पर चम्मच बस इधर उधर कर रही थी और कुछ भी नहीं खा रही थी। मालती ने जब प्रीति से कहा, बेटा नाश्ता तो कर लीजिए, तो प्रीति ने कहा, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ काम है तो कमरे में जा रही हूँ। प्रीति जैसे ही जाने लगी तो दादी माँ ने टोका, जब तक पति नाश्ता करे तब तक पास बैठकर उससे बातें करनी चाहिए। यह बात तो तुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि यह तेरी पहली शादी तो नहीं है ना। दादी की यह बात प्रीति के दिल में चुभ गई और वो गुस्से में अमित को देख रही थी। अमित नाश्ता करके उठा और उसने अपने पिता से कहा, पापा मेरी छुट्टियां खत्म हो रही हैं और मुझे वापस जाना है। विजय जी ने कहा, पर बेटा इतनी जल्दी? पर क्यों, तुम्हारी छुट्टी तो अभी बची है। मालती जी ने उनकी बात काटते हुए कहा, बेटा आज शाम को तुम दोनों को मंदिर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने जाना है और कल सुबह सत्यनारायण जी की पूजा है जिसमें तुम दोनों को ही बैठना है। अमित, पर माँ मैंने आपसे मना किया था। तभी दादी माँ बोल पड़ी, बेटा यह हमारे घर की परंपरा है। विवाह के बाद नवविवाहित जोड़े से भगवान को चढ़ावा चढ़ता है और सत्यनारायण की कथा सुनी जाती है, इसलिए तुम इसे टाल नहीं सकते। अमित, तो माँ मैं कल रात की ट्रेन से चला जाऊंगा। विजय अमित के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा इतनी जल्दी आप नहीं जा सकते, आपके साथ प्रीति और मिष्टी भी जाएंगे तो उन्हें भी तैयारी के लिए समय चाहिए। प्रीति यह सुनकर विजय की तरफ देखा तो अमित भी बोला, पापा पर। अमित की बात काटते हुए विजय जी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तुमने मिष्टी और प्रीति को लेकर जाना होगा। प्रीति आंखों में नमी लिए हुए अपने कमरे में चली गई और सुमित की फोटो के आगे आकर रोने लगी, कैसे जिए आपके बिन? माँ पापा ने उनके साथ जाने के लिए कहा है। तभी अमित भी कमरे में आ गया। प्रीति अमित को देखती है तो अलमारी की ओर मुंह करके कपड़े सही करने लगती है। अमित प्रीति के पास आकर कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। प्रीति गुस्से से, अब भी कुछ कहने को बाकी रह गया है? अमित, हाँ। अमित, हाँ बहुत कुछ कहना है, मैं सब कुछ सह सकता हूँ पर तुम्हारी नफरत नहीं। प्रीति, नफरत? हाँ नफरत करती हूँ तुमसे, बहुत नफरत। तुम्हें तो मैं अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, सबसे ज़्यादा विश्वास करती थी, पर तुम पर, अरे हाँ मैं तो भूल ही गई कि तुम मुझे दोस्त मानते ही कहाँ हो। तुम तो किसी लड़की से प्यार करते थे, तुमने तो आज तक उसका नाम तक नहीं बताया। और एक बात ध्यान रखना, तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। अमित प्रीति की तरफ पीठ करके गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचते हुए, नहीं बताया था उस लड़की का नाम क्योंकि उसकी शादी हो गई थी, नहीं कर सकता था उसको मैं रुसवा। और हाँ, तुम्हारी गलतफहमी दूर कर दूँ, यह अमित सक्सेना का वादा है तुमसे, तुम चाहोगी भी तो तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा। प्रीति उसके सामने आते हुए रोते हुए, तुम उस लड़की से इतना प्यार करते थे कि तुमने कभी शादी न करने का फैसला किया था। तुम तो प्यार करते थे, मेरी तो शादी हुई थी सुमित से, मैं कैसे कर सकती थी दूसरी शादी? बोलो
अमित, जब मैंने तुमसे कहा था कि मना कर दो शादी के लिए तो क्यों हाँ किया? बोलो अमित बोलो। अमित गुस्से से, क्योंकि मुझे अभी अमित अपनी पूरी बात कर पाता कि तभी मिष्टी वहाँ आ गई और बोली, चाचा मम्मी रो क्यों रही हैं? क्या हुआ? आप दोनों में कट्टी हुई है? अमित अपने गुस्से को शांत करते हुए मिष्टी को गोद में उठा लेता है और उसे प्यार से बोला, नहीं, हम दोनों के बीच कोई कट्टी नहीं हुई है, बस आपकी मम्मा मेरी किसी बात से मुझसे नाराज है। मिष्टी अमित के गालों को हाथ लगाते हुए बोली, चाचा मेरी मम्मा बहुत अच्छी हैं, पहले डांटती हैं, गुस्सा होती हैं, पर बाद में बहुत प्यार करती हैं। आपको भी मम्मा बहुत प्यार करेंगी, क्या मम्मा प्यार करोगी चाचा को? बोलो मम्मा। प्रीति गुस्से से मिष्टी को डांटते बोली, आजकल आपको ज़्यादा ही बोलने लगी हैं, बहुत दिमाग खराब हो गया है आपका, चलो जाओ अपनी दादी के पास। प्रीति की इस तरह डांट सुनने के बाद मिष्टी रोते हुए जाने लगी तो अमित ने उसको गोद में उठा लिया और बहुत ही प्यार से बोला, मिष्टी अभी आप अपनी चाची को समझा रहे थे ना कि आपकी मम्मा को गुस्सा आता है, आपकी मम्मा हमसे किसी बात पर नाराज है इसीलिए गुस्सा हो गई। आप दादी के पास जाइए, हम बस थोड़ी देर में आ रहे हैं और आपको अच्छी सी कहानी सुनाएंगे और अब आप मुस्कुराइए जल्दी। मिष्टी अपनी चाचा की बात को सुनकर मुस्कुराने लगी और अपने चाचा को गाल पर एक किस्सी देकर चली गई। मिष्टी के जाते ही अमित ने प्रीति के दोनों कंधों को पकड़ते हुए उसको दीवार पर लगा दिया और उससे गुस्से से कहा, तुम्हारी नाराजगी मुझसे है, तुम मुझ पर जितना चाहे गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन अगर आज के बाद मिष्टी को कुछ भी कहा तो फिर तो तुम मेरा गुस्सा अच्छी तरह जानती हो। यह मत भूलो, तुम मिष्टी मेरी जान है, जब से हुई है तब से मैं उसे अपनी बेटी मानता हूँ, चाचा हूँ उसका, और आज तुमसे शादी हो जाने के बाद पापा भी हो गया हूँ। तुम मानो या ना मानो, यह सच्चाई कभी बदल नहीं सकती, इसलिए आज के बाद मेरा गुस्सा कभी मिष्टी पर नहीं निकालोगी, समझी तुम? यह कहकर अमित गुस्से से अपने कमरे से निकल गया और प्रीति उसके गुस्से को देखकर सहम गई। अमित के जाते ही वह सुमित की फोटो के पास गई और रोते हुए बोली, क्या करूं मैं, आप ही बता दीजिए, सब कुछ उलझ कर रह गया है, क्या करूं मैं? इधर अमित मिष्टी को अपने पास लेटा लेता है और उसको कहानी सुनाने लगता है। यह देखकर मालती जी की आंखों में सुकून होता है, क्योंकि अमित के कारण वह सुमित को भूलने लगी थी। शाम हो चुकी थी। मालती ने प्रीति को आवाज़ देते हुए कहा, प्रीति तैयार होकर आ जाओ, तुम्हें मंदिर जाना है अमित के साथ, जल्दी तैयार हो। यह कहकर अमित को भी जगाने गई, जो हॉल में मिष्टी के साथ सो रहा था। मिष्टी को अमित के पास सुकून से सोते देखकर मालती जी को बहुत खुशी हुई। उन्होंने धीरे से अमित को उठाया, अमित उठो बेटा, आपको मंदिर जाना है। अमित ने अपनी माँ से कहा, पर जाना जरूरी है क्या? तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटा जाना जरूरी है, वरना हम आपसे कहते ही नहीं। अब जल्दी से जाइए और कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हो जाइए। जी माँ कहकर अमित धीरे से उठा और अपने कमरे में चला गया। अमित जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा, प्रीति तैयार होकर नीचे की तरफ जा रही थी। अमित ने उसे बिना ध्यान दिए अपना कुर्ता पजामा अलमारी से निकाला और वॉशरूम में तैयार होने चला गया। प्रीति और अमित दोनों ही नीचे तैयार होकर आ गए थे, दोनों ही मंदिर चले गए थे, पर दोनों के ही बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। दोनों लोग जब मंदिर में चढ़ावा चढ़ा रहे थे तब पंडित जी ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, सदा सुहागन रहो, तुम दोनों के जीवन में हमेशा प्यार बना रहे, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, माता रानी तुम दोनों के ऊपर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखे। दोनों चुपचाप माता रानी को प्रणाम करके पंडित जी के चरण स्पर्श करके घर को लौट आए, पर दोनों के बीच में कोई भी बातचीत नहीं हुई। शाम को सत्यनारायण भगवान की कथा पूजन हुआ, पर इस बीच पर दोनों की कोई बातचीत नहीं हुई। उन दोनों को खामोशी को पूरा परिवार नोटिस कर रहा था। सत्यनारायण की कथा में प्रीति के माता पिता और अमित की बहन शिखा भी आई थी। दोनों लोग ने बस एक औपचारिकतावश कथा में पूजन किया था। प्रीति के माता पिता यह समझ रहे थे कि प्रीति किन हालातों से गुजर रही है। कथा पूजन की समाप्ति के बाद प्रीति जब अपने कमरे में गई तो उसकी माँ और उसके पिता भी उससे मिलने गए। प्रीति के पिता ने प्रीति के सर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा हमें पता है कि कल आप अमित के साथ जा रही हैं,
हम जानते हैं आप जिस रिश्ते में अमित के साथ बंधी है उसे स्वीकारना अभी आपके बस में नहीं है। हम बस आपसे इतना कहना चाहेंगे, जिंदगी बार बार किसी को मौका नहीं देती। सुमित आपका भूतकाल था, आपका पास है, अमित आपका वर्तमान है और हर इंसान को अपने वर्तमान के साथ जीना पड़ता है। प्रीति की माँ ने भी प्रीति से कहा, बेटा तू ये सोच, तेरी बेटी को एक माँ के साथ एक पिता का भी प्यार मिलेगा। एक लड़की के लिए अकेले जिंदगी बिताना बहुत कठिन होता है। अमित बहुत अच्छा है, कॉलेज के समय से तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी था। हम लोगों ने जो भी फैसला तुम्हारे लिए किए है वह तुम्हारे भले के लिए ही किया है। हो सके तो हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ो। तुम खुश रहोगी तो तुम्हारे माता पिता को भी खुशी होगी। आगे तुम खुद समझदार हो। प्रीति के माता पिता उसे समझा कर चले गए थे। जाने से पहले शिखा भी प्रीति से मिलने आई। प्रीति ने शिखा को देखकर अपने गले लगा लिया और कहा, शिखा कोई भी हमें नहीं समझता। हर व्यक्ति मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ने को कह रहा है। मुझे इस बात का सबसे ज़्यादा दुख है कि जिस पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करती थी, जिसको मैं सबसे ज़्यादा अपना पक्का दोस्त मानती थी, उसने मुझे धोखा दिया। जब मैंने उसे मना कर दिया था कि विवाह के लिए मना कर दो, तो फिर उसने उस विवाह के लिए क्यों हाँ किया? शिखा ने प्रीति के दोनों हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, भाभी आज मैं आपको वह सच बता रही हूँ जो आपको पता नहीं है। कहानी फ्लैशबैक। अमित अपनी माँ के कमरे में आते हुए, आपने बुलाया मुझे? मालती जी ने अमित की तरफ मुँह किया और बोली, हाँ बेटा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। अमित अपनी माँ के हाथ को पकड़ के, हाँ बताइए क्या बात है? मालती उसके हाथ को पकड़े हुए बेड पर बैठ जाती है और कहती है, तो नहीं करेंगे? अमित, हम आपसे कुछ मांगे तो आप इनकार। अमित, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या मैंने आपकी किसी बात को टाला है? मालती, तो फिर बेटा प्रीति से शादी कर लो। यह मैं चाहती हूँ। अमित ने उनकी बात काटते हुए कहा, माँ मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ मैं यह शादी नहीं कर सकता, फिर आप क्यों ज़बरदस्ती कर रही हैं? मालती, अमित तुम यह शादी इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वह एक विधवा है और उसकी 2 साल की बच्ची है। अगर वह विधवा हो गई तो उसका क्या कसूर है? अमित अपनी जगह से खड़े होते हुए, माँ आप जानती हैं कि बात यह नहीं है। मालती, तो फिर क्या बात है? अमित, और मैं कुछ जानना या समझना नहीं चाहती, इसे तुम मेरी प्रार्थना समझो या आदेश। तुम्हें प्रीति से शादी करनी पड़ेगी और हाँ, अगर तुम नहीं करते हो तो यह सोच लेना सुमित के साथ तुम्हारी माँ भी चली गई, क्योंकि अगर तुम यह शादी नहीं करोगे तो मेरा मरा मुंह देखोगे। अमित चिल्लाते हुए, माँ। मालती, सही सुना तुमने, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी शादी हो या मेरी अर्थी निकले। अमित यह सुनते ही गुस्सा होते हुए शिखा के कमरे में चला गया और शिखा के पास बैठकर रोने लगा। शिखा, तुम तो सब जानती हो कि मैं यह शादी क्यों नहीं करना चाहता। प्रीति ने मुझसे वादा लिया है कि मैं इस शादी से इनकार कर दूं। माँ की जिद ने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि मैं अपने भाई को तो खो चुका हूँ, अब अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। जानता हूँ मेरे यहाँ कहने के बाद प्रीति मुझसे नफरत करेंगी, पर मैं अपनी माँ को नहीं खो सकता। जाकर माँ से कह दो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। कहानी वर्तमान में। प्रीति यह सब सुनकर आश्चर्यचकित हो जाती है। शिखा प्रीति के दोनों हाथों को पकड़ते हुए, भाभी क्या कोई विधवा हो जाए तो उसे नई जिंदगी जीने का कोई हक नहीं है? भाभी, मिष्टी को भी एक माँ के साथ साथ एक पिता का प्यार मिलेगा। अमित भैया की कोई गलती नहीं है। आप यहाँ से जा रही हैं तो मैं बस आपसे यही प्रार्थना कर रही हूँ कि आप एक नए सिरे से ज़िंदगी शुरू कीजिए। आप खुश होगी तो मुझे भी खुशी होगी। भैया बहुत ही अच्छे हैं और सुमित भैया की आत्मा को भी शांति मिलेगी। अमित भैया की कोई गलती नहीं है। अगर आपने अपना पति खोया है तो उन्होंने भी अपना बड़ा भाई खोया है। यह तो सोचिए। प्रीति की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, शिखा मैं जानती हूँ जो तुम कह रही हो वह सच है, पर अमित किसी लड़की से प्यार करता था और उसी के कारण उसने शादी न करने का फैसला किया था।
फिर मैं किसी और की जगह कैसे ले सकती हूँ। शिखा मन में, भाभी आप ही तो वह लड़की हैं जिसे भैया प्यार करते हैं, पर भैया की कसम के कारण मैं आपको बता ही नहीं सकती कि वह कितने दर्द से गुजरे हैं। शिखा ने कहा, भाभी वैसे भी उस लड़की की शादी हो गई है, तो भैया को आज नहीं तो कल किसी न किसी से तो शादी करनी ही पड़ती। अब मैं कुछ नहीं जानती, जब आप दिवाली पर वापस आएंगी तो मुझे आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक चाहिए। यह कहकर शिखा वहाँ से चली जाती है। रात का वक्त। विजय, अमित जल्दी करो बेटा, आपकी ट्रेन है। प्रीति और मिष्टी कहाँ हैं? बेटा आइए, समय हो रहा है। तभी अमित 2 सूटकेस पकड़े हुए बाहर आता है। अमित मालती और विजय के पैर छूता है। उसके बाद वह अपनी दादी माँ के भी गले लगता है और सूटकेस लेकर बाहर गाड़ी में रखने लगता है। प्रीति अपनी दादी माँ के पैर छूती है और उसके बाद मालती और विजय के पैर छूती है। मालती प्रीति को गले लगाते हुए, बेटा अपनी नई जिंदगी पुराना सब कुछ भूल कर प्रारंभ करो। अमित और मिष्टी दोनों ही तुम्हारी जिम्मेदारी हैं। मिष्टी अपनी दादी और बाबा के गालों में प्यार करते हुए कहती है, दादी बाबा आप दोनों अपना ख्याल रखिएगा और हमसे रोज फोन पर बात कीजिएगा और हमसे मिलने भी आइएगा। दोनों उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती हैं। शिखा अपनी माँ से, माँ मैं भाभी और भैया को छोड़ते हुए अपने घर चली जाऊंगी। गाड़ी में आगे संजीव, शिखा के पति और अमित बैठे थे। प्रीति, मिष्टी और शिखा पीछे बैठे थे। संजीव गाड़ी चला रहे थे। रेलवे स्टेशन पहुंचकर सब लोग प्लेटफॉर्म पर पहुंचे। गाड़ी अपने राइट टाइम थी। अमित संजीव के पैर छूता है और शिखा को गले लगाते हुए कहता है, माँ पापा का ध्यान रखना, बीच बीच में मैं उनसे मिलने आता रहूँगा। शिखा भी उनसे अपना ध्यान रखने को कहती है। प्रीति दोनों से नमस्ते करते हुए गाड़ी में बैठ जाती है। मिष्टी, बुआ आप मेरे यहाँ छुट्टियों में जरूर आना। शिखा के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके गाल पर किस्सी करती है और कहती है, मैं जैसे ही टाइम मिलता है तुमसे मिलने वहाँ जरूर आऊँगी। अमित प्रीति से कोई भी बात नहीं करता है। प्रीति अपनी बर्थ पर मिष्टी को लेकर लेट जाती है और अमित ठीक सामने वाली बर्थ पर होता है और वह भी लेट जाता है। अमित लेटे लेटे अपने कॉलेज के दिन याद करने लगता है जब प्रीति उसे पहली बार मिली थी। कहानी फ्लैशबैक। अमित अपनी क्लास में बैठा पढ़ रहा था कि तभी अचानक से एक लड़की अंदर आई जिसने सफ़ेद घेरदार सूट पहना था और उस पर लाल चुन्नी ली थी। एक लंबी छोटे छोटे झुमके और माथे पर छोटी सी बिंदी। उसके चेहरे पर बहुत घबराहट थी। उसने टीचर से पूछा, मैं आई कम इन सर? अमित तो उस लड़की को देखते ही खो सा गया था। टीचर ने बोला, इतनी लेट कैसे, नाम क्या है तुम्हारा? उस लड़की ने बोला, सॉरी सर मैं न्यू एडमिशन हूँ, मेरे पापा कुछ दिन पहले ही यहाँ ट्रांसफ़र होकर आए हैं, मुझे बीच में ही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ा, मेरा नाम प्रीति है। टीचर ने कहा, ओके तुम बैठो और किसी से भी नोट्स लेकर अपना काम पूरा कर लेना और अगर कुछ ना समझ में आए तो मुझसे पूछ सकती हो। प्रीति ने थैंक यू सर कहकर पीछे की ओर देखा। क्लास में सिर्फ अमित के पास एक सीट खाली थी। प्रीति वहाँ बैठ गई। अमित तो प्रीति के पास देखकर जैसे पागल सा हो गया था। दिन बीतते गए। प्रीति भी अमित के दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो गई थी। प्रीति और अमित की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी, लेकिन अमित के दिल में प्रीति की चाहत दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। वह कब प्रीति से प्यार करने लगा उसे पता ही नहीं चला। फाइनल एग्ज़ाम होने वाले थे। अमित ने मन ही मन फैसला किया, एग्ज़ाम खत्म होते ही तो प्रीति से अपने दिल की बात कह देगा। जिस दिन एग्ज़ाम का लास्ट पेपर था वह मूड बना कर आया था कि प्रीति से अपने दिल की बात कह देगा। एग्ज़ाम खत्म हो गए, सब लोग हॉल के बाहर आए और बातचीत करने लगे। अमित के दोस्त ने अमित से कहा, अब तो उस लड़की का नाम बता दो जिससे तुम पिछले 2 सालों से प्यार करते हो। अमित ने कहा, मैं उसका नाम तुम सबको बताऊंगा और उससे मिलवा भी दूंगा, पर आज सबसे पहले मैं उसे प्रपोज करूंगा। प्रीति ने उससे कहा, वाह आज आप उसे प्रपोज करेंगे, हम भी तो देखें खुश नसीब कौन है जिसको हमारा दोस्त इतना अधिक प्यार करता है।
अमित ने मन ही मन कहा, जिसे मैं प्यार करता हूँ उसको तो मेरे प्यार का अंदाजा ही नहीं है। मेरा दिलबर मुझसे कुछ पूछ रहा है कि मैं किससे प्यार करता हूँ। इससे पहले अमित को जवाब देता, प्रीति का फ़ोन आ गया। प्रीति ने फ़ोन पर कुछ बात की और सबसे कहा, सॉरी गाइस, मेरे घर से पापा का फ़ोन था, उन्होंने मुझे थोड़ा अर्जेंटली घर बुलाया है, सो हम बाद में मिलेंगे। और हाँ अमित, जब मैं मिलूंगी तो तुम मुझे अपनी मोहब्बत का नाम ज़रूर बता देना। यह कहकर चली गई। इधर अमित जब घर आया तो उसकी माँ ने कहा, इतनी देर कहाँ लगा दी? सुनो, आज हम तुम्हारे भैया के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, तो तुम भी साथ चलो। एक काम करो अमित, हम लोग वैसे ही लेट हो चुके हैं तो हम लोग चलते हैं, तुम जल्दी से फ्रेश होकर दूसरी गाड़ी से आ जा। जनेश्वर पार्क। अमित जी माँ कहकर अपने कमरे में चला गया और बाकी सब लड़की देखने। लगभग 1 घंटे बाद अमित जनेश्वर पार्क पहुंचा तो देखा उसके मम्मी पापा, शिखा और 3 लोग और थे। अमित ने सभी से नमस्ते किया और माँ से पूछा, माँ भैया कहाँ हैं? मालती जी ने मुस्कुराते हुए अमित से कहा, तुम्हारे भैया तुम्हारी होने वाली भाभी से बगल वाले पार्क में बैठकर बात कर रहे हैं। अमित बोला, ठीक है, मैं उनके पास जा रहा हूँ। इससे पहले विजय कुछ कहते वह वहाँ से चला गया जहाँ उसका भाई सुमित किसी लड़की से बात कर रहा था। अमित पीछे से उनके पास पहुँचा और बोला, भैया यह क्या चल रहा है? अकेले अकेले भाभी से बातें की जा रही हैं, हम भी तो देखें अपनी होने वाली भाभी को। और जैसे ही अमित और वह लड़की पीछे मुड़े, अमित के चेहरे का रंग उस लड़की को देखते ही बदल गया। अमित की आवाज़ सुनकर जैसे ही सुमित उस लड़की के साथ पीछे मुड़ा, अमित के चेहरे का रंग उड़ गया। वह लड़की कोई और नहीं, प्रीति थी, जो उसके साथ उसके कॉलेज में पढ़ती थी। प्रीति उसको देखकर बहुत खुश हो गई और बोली, अरे अमित। सुमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, आप इनको जानती हैं? प्रीति ने कहा, बहुत अच्छी तरह, यह मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। सुमित ने मुस्कुराते हुए प्रीति से कहा, यह मेरे छोटे भाई अमित हैं। अमित प्रीति को देखकर एकदम निशब्द हो गया था। उसको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। सुमित ने अमित की ओर देखते हुए कहा, क्या हुआ, कहाँ खो गए तुम? अमित ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, बस आपकी पसंद बहुत अच्छी है, माफ़ कीजिएगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है। यह कहकर वह तेज़ी से निकल गया। उसने अपनी बाइक उठाई और स्पीड में चलाते हुए बिना किसी मंजिल के अनजान रास्तों में चला जा रहा था। इधर सुमित और प्रीति अपने माता पिता के पास आए तो मालती जी ने सुमित की आंखों की ओर देखा तो हाँ का जवाब था। प्रीति ने भी अपने माता पिता को इशारे से हाँ में जवाब दे दिया था। सभी लोग यह सुनकर बहुत खुश हुए और एक दूसरे को मिठाई खिलाने लगे। मालती जी ने सुमित से कहा, अमित कहाँ गया है? वह तो तुम्हारे पास गया था। सुमित ने कहा, माँ अचानक से उसको कोई बहुत ज़रूरी काम आ गया, इसलिए वह चला गया। और हाँ, प्रीति उसी के साथ पढ़ती थी और उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी है। वह दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं और एक दूसरे को जानते भी हैं। यह सुनकर मालती जी ने कहा, फिर तो बहुत अच्छा है, देवर भाभी की खूब जमेगी। इधर अमित ने एक सुनसान इलाके में गाड़ी रोकी और चिल्ला चिल्ला के रोने लगा, क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ? अगर उसको मेरी भाभी ही बनना था तो मेरे ही कॉलेज में क्यों भेजा पढ़ने के लिए? क्यों? उसको मेरा दिल क्यों लगा? मैं तो उससे अपने दिल की बात कहने वाला था। यह नहीं हो सकता। यहाँ मेरा प्यार शुरू होने से पहले खत्म नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यह कहते हुए घुटनों के बल जमीन में बैठ गया और रोने लगा। शाम ढल चुकी थी, रात का आगमन हो चुका था, लेकिन अमित वहीं बदहवास सा बैठा हुआ था। उसकी आंखें रोकर सूज गई थी। तभी फोन की घंटी से उसका ध्यान भंग हुआ। अमित ने फोन उठाकर देखा तो उसकी माँ का नाम फ्लैश हो रहा था। उसने धीरे से फोन उठाया और बोला, हाँ माँ बोलो। मालती, कहाँ हो बेटा? रात होने को आई है और तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं। अमित ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, माँ बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ, आप लोग सो जाइए, एक दोस्त के यहाँ हूँ,
कुछ ज़रूरी काम है। मालती, ठीक है बेटा, जल्दी आना। अमित फ़ोन काटता है और पास में लगे नल से अपना मुंह धोता है। उसके बाद मन में यह सोचता है कि मुझे अपने आप को किसी तरह संभालना है। मेरे घर वालों को इस विषय में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए बाइक उठाई और घर की ओर चल पड़ा। अमित जब घर पहुंचा तब सब लोग सो चुके थे। सिर्फ मालती जी उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने आंसू पोंछे और माँ के पीछे से गले लगते हुए कहा, सॉरी माँ, मुझको बहुत जल्दी जाना पड़ा, मुझे कुछ अर्जेंट काम आ गया था। मालती ने कहा, बेटा तुम्हारे भैया की शादी पक्की हो गई है प्रीति से। 2 दिन बाद सगाई है और 1 सप्ताह बाद शादी है। अमित ने बात काटते हुए कहा, माँ इतनी जल्दी? मालती, हाँ, क्योंकि प्रीति को जो दादी थी उनकी तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। उनकी एक ही तमन्ना थी कि प्रीति की शादी हो जाए, इसलिए सब कुछ बहुत अचानक से हो गया है। वैसे बेटा, वह तुम्हारे साथ पढ़ती है, तुम तो उसे बहुत अच्छे से जानते होंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ तर्रार लड़की तो नहीं है ना? अमित, नहीं माँ, वह इस तरह की नहीं है, भैया के साथ उसकी अच्छी जमेगी। अच्छा माँ, मैं सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है। मालती, बेटा खाना तो खा कर जा। अमित, नहीं माँ, मुझे भूख नहीं है, मैं वहाँ से खा कर आया था, बहुत नींद आ रही है, अब मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित कमरे में आ गया और दरवाजे पर सिटकनी लगा दी। वह बिस्तर पर लेटकर मोबाइल से प्रीति की तस्वीर देखने लगा और मन में बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, अब किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। प्रीति, अब तुम भैया की अमानत हो, मैं तुम्हें चाह कर भी नहीं भूल सकता, क्योंकि हरदम तुम मेरे सामने रहोगी, इसलिए अब मुझे दूर जाना होगा। अगले दिन अमित ने सुमित को बधाई देते हुए कहा, बधाई हो भैया। सुमित ने भी उसे गले लगाते धन्यवाद कहा। उसके बाद से सुमित की सगाई और शादी की तैयारियां होने लगी। अमित ने सगाई और शादी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। सारे काम में अपने आप को इस तरह व्यस्त कर दिया कि उसे और कुछ याद न रहे। इसी बीच अमित ने अपने दोस्त से कहकर उसकी पापा की कंपनी में नौकरी के लिए दूसरे शहर में आवेदन कर दिया और मन में यह सोचने लगा, बस जैसे ही भैया की शादी हो जाएगी अगले ही दिन मैं चला जाऊंगा। कहानी वर्तमान में। तभी अचानक से गाड़ी को धक्का लगा और अमित वर्तमान से वापस आ गया। उसकी नज़र सामने प्रीति पर पड़ी तो उसने देखा वह जग रही थी। इतना मासूम चेहरा था, पर चेहरे पर एक उदासी थी। प्रीति को देखकर वह सोचने लगा कि किस्मत ने भी उसके साथ कितना अच्छा मजाक किया है। जब उसकी चाह थी तब वह नहीं मिली, जब उसे भूलना चाहा तब वह फिर से मिली, और जब वो मिली तब वह मिलकर भी न मिली। इधर प्रीति अपनी आंखों में अपना बीता हुआ कल देख रही थी। कहानी फ्लैशबैक। प्रीति ने दुल्हन बनकर एक नए घर में कदम रखा था। सास ससुर ने उसे कभी शिखा से कम नहीं समझा और उसे बहुत प्यार दिया, और शिखा, उसने तो एक बहन की सारी कमी पूरी कर दी थी। अमित मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, वह मेरा देवर बन गया था। मेरे साथ बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं रहा, क्योंकि मेरे ससुराल आते ही वह बाहर नौकरी करने चला गया। सुमित जैसा पति तो नसीब से मिलता है। कितना प्यार करते थे वह मुझसे, मेरा कितना ख्याल रखते थे। वह बहुत खुश थी मैं कि ऐसा ससुराल मिला। कुछ दिन बाद शिखा की शादी भी हो गई। शिखा की शादी के बाद काम के चक्कर में मेरी तबीयत खराब हो गई थी। डॉक्टर को दिखाने से पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। सब लोग खुशी से झूम उठे थे। ससुराल में मेरा सब लोग बहुत ख्याल रखते थे। सुमित ने तो अपने ऑफिस से छुट्टियाँ भी ले रखी थी। मुझे भी माँ बनने का असीम सुख प्राप्त होने वाला था। यही सोचकर मैं और प्रसन्न थी। 9 महीने कब बीत गए पता ही नहीं चला, और मैं एक प्यारी सी गुड़िया की माँ बन गई। बेटी होने की खबर सुनकर अमित भी घर आया। वह मेरी बेटी को बहुत खिलाता था। कभी कभी सुमित मजाक में कह भी देता था कि मिष्टी मेरी बेटी कम और अमित की लाडली ज़्यादा है। दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। माँ अमित से भी शादी के लिए कहती, पर हर बार वह मना कर देता। शिखा से मुझे पता चला कि वह किसी से बहुत प्यार करता था, पर उसकी शादी हो गई। इसी बीच मेरी बेटी 1 साल की हो गई थी। वह घुटनों के बल चलने लगी थी और इस घर को एक प्यारा सा खिलौना मिल गया था। अमित भी अब मिष्टी के कारण जल्दी जल्दी घर आ जाता था। माँ के कहने पर मैंने अमित को समझाने की बहुत कोशिश की,
पर अमित मुझसे कटा कटा रहता और बस एक ही बात कहता, मुझे शादी नहीं करनी है। समय अपनी रफ्तार से बीत रहा था। मिष्टी 2 साल की हो गई थी। उसका दूसरा जन्मदिन सुमित ने बहुत अच्छे से मनाया था। वह बहुत खुश थे। शायद किसी को नहीं पता था इस समय वह आखिरी बार मिष्टी का जन्मदिन मना रहा है। शायद यह किसी को नहीं पता था। कुछ दिन बाद ही उनकी खुशियों पर ग्रहण लगने वाला था। मैं तो सुमित के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी। कब मैं सुमित से प्यार करने लगी मुझे पता ही नहीं चला। मेरी जिंदगी सुमित से शुरू और सुमित पर ही खत्म होती थी। एक दिन अचानक वह मनहूस दिन आया जो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मनहूस दिन था, जहाँ से मेरी जिंदगी ही बदल गई। उस दिन सुमित का ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। मैंने उनसे ऑफिस जाने की जिद ना करी होती तो आज वह हमारे बीच होते। कहते हैं जब दिल किसी काम को करने से बार बार मना करे तो वह काम नहीं करना चाहिए। सुमित का उस दिन ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वह नाश्ता करने के बाद जब कमरे में गए तो बिस्तर पर लेट गए। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? सुमित मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है पर आज ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा है। सोच रहा हूँ आज पूरा दिन अपनी बीवी के नाम कर दूँ। तब मैंने उनके हाथों को चूमते हुए कहा, क्या बात है, आज बड़ा प्यार आ रहा है। आप ऑफिस नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा? अब आप एक बेटी के पिता भी बन गए हैं तो हमें अपनी बेटी के भविष्य के लिए भी तो सोचना है, इसलिए ऑफिस जाना जरूरी है। सुमित ने भी मेरा हाथ चूमते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता कि हमें अपने परिवार को बढ़ाना चाहिए? मिष्टी अब 2 साल की हो गई है और अब एक प्यारा सा बेटा हो जाए तो अपना परिवार पूरा हो जाएगा। मैंने शर्माते हुए कहा, अपने सिर नीचे कर लिया और कहा, हाँ ठीक है, मैं भी यही चाहती हूँ। तो सुमित ने मेरे गालों को चूमा और कहा, चलो फिर जब दोनों का मन है तो मिष्टी का भाई अभी ले आते हैं। मैं उनकी बात सुनकर अवाक रह गई और मैंने गुस्से से उनके आंख दिखाते हुए कहा, अब आप ऑफिस जा रहे हैं कि नहीं? हर समय मस्ती मजाक। तो सुमित ने कहा, सबकी बीवियां अपने पति से कहती हैं कि आज ऑफिस मत जाओ और एक मेरी बीवी है जो मुझे जबरदस्ती ऑफिस भेजने में लगी है। फिर सुमित बेमन से ऑफिस जाने के लिए तैयार होने लगा। जब वह ऑफिस जाने लगे तो उन्होंने मुझे अपने गले लगाते हुए कहा, प्रीति मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। अपना हमेशा ख्याल रखना और खुश रहना और मेरी मिष्टी का भी बहुत सारा ख्याल रखना। मम्मी पापा और दादी सबकी जिम्मेदारी अब तुम्हारे ऊपर है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, जिम्मेदारियां तो हम दोनों मिलकर बांटेंगे। शाम को जल्दी घर आ जाइएगा, आपकी पसंद का खाना बनाएंगे। सुमित ने मेरे माथे पर किस किया और कहा, ख्याल रखना अपना और सबका। उसके बाद मिष्टी को खिलाया और गाल पर किस किया। जाते समय उन्होंने मम्मी पापा और दादी के पैर छुए और टाटा करते हुए गाड़ी में बैठकर चले गए। किसी को यह नहीं पता था अब वह कभी ना वापस आने के लिए जा रहे हैं। दिन ढल गया था। मैंने आज सुमित की पसंद का सारा खाना बनाया। उसके बाद आज मैंने सुमित की पसंद की साड़ी पहनी और हल्का से श्रृंगार किया और सुमित का इंतजार करने लगी। तभी मेरा मोबाइल बजा जिसने मेरी दुनिया बदल दी। सुमित का एक्सीडेंट हो गया था। थोड़ी देर बाद हम सब लोग हॉस्पिटल में थे, जहाँ से वह हम सबको मुस्कुराते हुए देख रहे थे। माँ से उन्होंने कुछ कहा। हम तो बदहवास हो चुके थे। कुछ देर बाद वह ऐसा सोई कि कभी वापस ना उठे। कहानी वर्तमान में। प्रीति यह सब सोच रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आज उसकी जिंदगी ने उसे किसी दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। गाड़ी अपनी मंजिल पर पहुंचने पर थी। भोर हो चुकी थी। अमित उठते हुए, मिष्टी उठो, स्टेशन आने वाला है, अगले स्टेशन पर हम लोगों को उतरना है। अमित के इतना कहते ही प्रीति उठ गई और मिष्टी को भी उठा लिया। प्रीति नोटिस कर रही थी कि अब अमित उससे बिल्कुल बात नहीं कर रहा था। मिष्टी उठते ही अमित के गले लग गई और कहा, चाचा हम लोग घर पहुंच गए। अमित ने उसके बाद संवारते हुए कहा, बस बेटा स्टेशन आने वाला है, उसके बाद आप अपने घर पहुंच जाएंगी। मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित से कहा, चाचा वहाँ पर पापा भी होंगे?
उसके यह कहने पर अमित और प्रीति एक दूसरे को देखने लगे। अमित ने प्रीति से नजरें हटाते हुए मिष्टी से कहा, बेटा आपके पापा को कुछ जरूरी काम था तो वह भगवान जी के पास गए हैं और हमसे आपका ख्याल रखने को कह गए हैं। मिष्टी ने कहा, ठीक है चाचा। फिर वही खिड़की के पास बैठकर गाड़ी से बाहर देखने लगी। थोड़ी देर में स्टेशन आ गया। अमित ने दोनों अटैची उठाई। प्रीति ने मिष्टी को गोद में ले लिया और दोनों लोग गाड़ी से उतर गए और बाहर टैक्सी स्टैंड की ओर चले गए। प्रीति के दिमाग में शिखा की बातें गूंज रही थी। उसके दिमाग में माँ, पापा, सासू माँ सबके शब्द गूंज रहे थे। उसके ने मन ही मन सोचा, जिंदगी अगर यही चाहती है तो यही सही। प्रीति यही सब सोचते हुए अमित के साथ उसके नए घर आ गई। अमित ने दरवाज़ा खोला और सामान को ले जाकर अंदर रखा। मिष्टी और प्रीति भी घर के अंदर आ गई। प्रीति ने देखा घर कई दिनों से बंद होने के कारण गंदा और अस्त-व्यस्त भी था। अमित ने मिष्टी से कहा, बेटा हम बस 15 मिनट में आपके लिए कुछ खाने को लेकर आते हैं, तब तक आप पूरा घर देख लो। यह कहकर अमित चला गया। अब प्रीति को अमित का उससे ना बोलना बहुत कर रहा था। उसने किसी तरह अपने आप को संभाला और पूरे घर को देखने लगी। 3 कमरों का फ्लैट था, एक किचन थी, पर पूरा घर अस्त व्यस्त था। प्रीति ने सबसे पहले किचन की सफाई शुरू की। तब तक अमित भी आ गया। उसने किचन में दूध, ब्रेड, मक्खन, समोसे, चॉकलेट्स, अंकल चिप्स आदि रखे और किचन में चाय बनाने लगा। प्रीति वहीं खड़ी थी। उसने धीरे से अमित से कहा, आप बैठिए, मैं चाय बना देती हूँ। उसकी इस बात को सुनकर बिना कोई जवाब दिए बाहर हॉल में चला गया, जहाँ मिष्टी खेल रही थी। प्रीति ने चाय बनाई और मिष्टी के लिए दूध निकाला और नाश्ता लेकर हॉल में आ गई। उसने अमित को चाय पकड़ाते हुए धीरे से कहा, चाय ले लीजिए। अमित ने बिना उसकी ओर देखे हुए चाय ले ली। प्रीति ने मिष्टी को दूध दिया तो मिष्टी ने कहा, चाचा मैं आपके हाथ से दूध पीऊँगी। अमित मिष्टी को दूध पिला रहा था और साथ में ब्रेड मक्खन भी खिला रहा था। प्रीति आज अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। तभी मोबाइल की घंटी बजी। प्रीति ने मोबाइल उठाया तो देखा मालती जी का फ़ोन था। प्रीति फ़ोन उठाकर मालती जी से बात करने लगी। सभी कुशल मंगल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा, अमित से बात करा। प्रीति ने जी कहकर अमित को फ़ोन दिया और मिष्टी को लेकर खुद दूध पिलाने लगी। थोड़ी देर बाद मालती से बात करने के बाद अमित उठा और मिष्टी से कहा, मिष्टी मैं थोड़ा काम से बाहर जा रहा हूँ, दोपहर का खाना मैं बाहर से ही लेता आऊँगा। यह कहकर वह प्रीति का बिना कोई जवाब सुने चला गया। प्रीति को अमित का ना बोलना बहुत खल रहा था, पर इसके जिम्मेदार वह खुद ही थी। उसके जाने के बाद उसने मिष्टी को सुला दिया और घर की साफ सफाई करने लगी। लगभग 2 घंटे तक पूरा साफ सफाई करने के बाद वह फ्री हुई कि तभी दरवाजे पर घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला। प्रीति ने जैसे ही घर का दरवाज़ा खोला तो उसने देखा एक महिला जो लगभग 45 वर्ष है और एक पुरुष 50 वर्षीय खड़े थे। प्रीति उन्हें आश्चर्य से देखने लगी। तब उस महिला ने कहा, बेटा अमित कहाँ है और आप कौन हैं? प्रीति ने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा, अमित थोड़ा काम से बाहर गए हैं और मैं उनकी पत्नी हूँ। उसी समय अमित सीढ़ी चढ़कर ऊपर आ रहा था। उसने प्रीति की बात सुन ली थी। उसने मन में सोचा कि चलो आंटी और अंकल के सामने उसने झूठ नहीं बोला और सच को स्वीकारा। उधर वह दोनों प्रीति की बात सुनकर वह दोनों कहने लगे, अमित की पत्नी, उसने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। प्रीति ने उन दोनों को अंदर बुलाते हुए कहा, आप दोनों अंदर आइए। वह दोनों अंदर आकर सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अमित भी सामान लेकर आता है और अंकल आंटी को देखकर बहुत खुश हो जाता है। अंकल आंटी आप यहाँ, बस 1 मिनट में आया। यह कहकर वो सारा सामान किचन में जाकर रखता है। अमित बाहर आकर अंकल और आंटी के पैर छूता है। अमित को पैर छूते देख प्रीति भी दोनों के पैर छूती है। दोनों अमित को गुस्से से देख रहे होते हैं। अमित प्रीति की ओर देखते हुए कहता है, यह है मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव, जो मुझे बेटे की तरह मानते हैं। यहाँ से 3 नंबर वाला फ्लैट इन्हीं का है। मिसेस श्रीवास्तव, तुमने शादी कर ली और हम लोगों को बताया भी नहीं, और कब वापस आए?
प्रीति किचन में चली जाती है। अमित उसको जाते हुए देखता है और कहता है, आंटी बस आज ही आए हैं और सब कुछ इतना अचानक हो गया कि किसी को भी कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। प्रीति सभी के लिए पानी और मिठाई लाती है और सबको देती है। तभी मिष्टी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। प्रीति उसके पास जाने के लिए उठती है तो अमित उसे इशारे से मना कर देता है और खुद चला जाता है। अमित मिष्टी को बहुत प्यार से गोद में उठाता है और बाहर लेकर आता है। मिष्टी अमित के गाल को छूते हुए कहती है, चाचा आप कहाँ चले गए थे? मम्मा भी हमको अकेला छोड़कर चली गई थी। अमित उससे मुस्कुराते हुए कहता है, बेटा मैं आपके लिए अच्छी अच्छी खाने की चीज़ें लेने गया था और आपकी मम्मी यहीं थी, कुछ काम कर रही थी। मिस्टर और मिसिस श्रीवास्तव यह सोचकर हैरान होते हैं कि मिष्टी अमित को चाचा और प्रीति को मम्मा कह रही है। अमित मिष्टी से कहता है, बेटा यह आपकी दादी और बाबा हैं, इन्हें नमस्ते करो। अमित की यह बात सुनकर मिष्टी कहती है, तो वहाँ पर भी हमारी दादी बाबा हैं, तो दो दो दादी और दो दो बाबा। यह सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। अमित उसे इशारे से नमस्ते करने को कहता है तो वह उन दोनों से कहती है, नमस्ते दादी, नमस्ते बाबा। दोनों लोग उससे नमस्ते कहते हैं। नमस्ते मेरी प्रिंसेस, कैसी हैं आप और आपका नाम क्या है? मिष्टी कहती है, मेरा नाम मिष्टी है, मम्मा मुझे भूख लगी है। प्रीति मिष्टी को अपनी गोद में लेते हुए कहती है, चलो मैं आपके लिए दूध बनाती हूँ। प्रीति के जाने के बाद दोनों लोग अमित को देखते हैं। अमित उन्हें सब कुछ बताता है। तब तक प्रीति मिष्टी को लेकर आ जाती है और वहीं सोफे पर बैठ जाती है। मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, जो होना था वह तो हो चुका और जो हुआ है उसे ईश्वर की मर्जी मानकर स्वीकार करो और अब खुशी खुशी दोनों लोग अपने जीवन की शुरुआत करो। प्रीति, तुम्हारे अंकल मेरी शादी के पहले मेरे जीजाजी थे। दीदी की डिलीवरी के दौरान दीदी की डेथ हो गई। उन्होंने ट्विंस को जन्म दिया था। जीजाजी बाहर जॉब करते थे और परिवार में कोई नहीं था। ऐसे में बच्चों को संभालने वाला कोई नहीं था। मेरे माता पिता और जीजा जी के माता पिता दोनों ने फैसला लेकर हम दोनों का विवाह करा दिया और आज देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि जीजा जी की सेकंड मैरिज है या हम लोग कभी जीजा साली थे। ऐसा अक्सर हो जाता है, इस तरह के विवाह होते हैं। मैं तो यह कहूँगी कि इस तरह के विवाह ज़्यादा मजबूत होते हैं। हाँ, शुरू के दिनों में हम दोनों को ही एडजस्ट करने में समय लगा था, पर बाद में बहुत अच्छे से हम दोनों एक दूसरे को समझने लगे और आज देखते ही देखते मेरी शादी के 25 साल हो रहे हैं। प्रीति और अमित दोनों ही उनकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। मिस्टर श्रीवास्तव, आप जिस काम से यहाँ आई थी वह तो आपने कहा ही नहीं। मिसेस श्रीवास्तव, सॉरी, मैं यहाँ इसलिए आई थी कि कल हमारे विवाह के 25 साल पूरे हो जाएंगे, तो यहाँ अमित को इनवाइट करने आई थी, पर यहाँ पर तो सरप्राइज़ मिल गया। मैं तुम तीनों को इनवाइट करती हूँ, कल शाम का डिनर हमारे साथ ही करना। अमित, जी ज़रूर। प्रीति, आप बैठें, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। मिस्टर श्रीवास्तव, बेटे वैसे ही बहुत देर हो गई है, हम आज चाय नहीं पियेंगे बल्कि किसी दिन खाना खाएंगे, पर अभी हमें इजाज़त दीजिए। कल आप दोनों बल्कि आप तीनों का इंतज़ार रहेगा। वह दोनों लोग चले जाते हैं। अमित दरवाज़ा बंद कर लेता है और किचन में जाकर खाने को निकालने लगता है। प्रीति किचन में आती है तो अमित से कहती है, मैं खाना निकालती हूँ। अमित बिना उसको कोई जवाब दिए उसकी बात सुनकर बाहर चला जाता है। अमित बाहर जाकर सोफे पर लेट जाता है और मिष्टी के साथ खेलने लगता है, पर उसके दिमाग में प्रीति की एक ही बात गूंज रही होती है, तुम मेरा शरीर हासिल कर सकते हो पर मेरा प्यार नहीं। वह दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लेता है। तभी प्रीति वहाँ खाना लेकर आती है। अमित उठता है और मिष्टी से कहता है, अभी मुझे भूख नहीं है बेटा, आप खाना खा लीजिएगा, मैं थोड़ी देर सोने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित दूसरे कमरे में जाकर लेट जाता है, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर होती है। उसके कान में बस प्रीति की कही एक लाइन ही गूंज रही होती है। वह मन में बस यही सोचता है, भगवान मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है। जिसको चाह वह सामने है पर वह मुझसे नफरत करती है। इधर प्रीति भी खाना नहीं खाती और वह मिष्टी को खिलाते खिलाते मन में यही सोच रही होती है, जो सब कह रहे हैं मुझे वही सोचना होगा, पर अमित के दिल में तो कोई और लड़की है। शायद
तभी मुझे अमित को प्यार कभी नहीं कर पाएंगे जो सुमित से मिला था, पर फिर भी वह अब मेरे पति हैं। मुझे इस रिश्ते को निभाना तो है। यही सोचकर वो खाना एक प्लेट में निकाल कर अमित के पास जाती है। अमित उसको आते देख अपनी आंखें बंद कर लेता है। वह धीरे से अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। प्रीति मेज पर खाना रखते हुए अमित से कहती है, अमित उठिए, खाना खा लीजिए। अमित प्रीति की बात का कोई जवाब नहीं देता। अमित के कोई जवाब न देने पर प्रीति थोड़ा तेज आवाज में कहती है, अमित खाना खा लीजिए। इस बार अमित उठता है और प्रीति से कहता है, तुमको मेरे लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ना माँ है, ना पापा, ना दादी माँ, इसलिए यह एक्टिंग छोड़ो और अपना काम करो। मुझे भूख लगेगी तो मैं खा लूँगा। अमित के इस जवाब पर प्रीति बिना कुछ कहे रसोई में चली जाती है और उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह मन में यही सोचती है कि 6 सालों से मैं अमित को जानती हूँ, कभी उसके दोस्त बनकर, कभी उसकी भाभी बनकर। हम दोनों एक दूसरे को बिना कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे, पर जब से शादी हुई है और हम दोनों के बीच पति पत्नी का रिश्ता जुड़ा है, हम दोनों के बीच में कितनी दूरियां आ गई हैं। इधर अमित मन में सोचता है, प्रीति, मैं तुम्हारा दिल जानबूझकर दुखाना नहीं चाहता था, पर तुम्हारे वह वाक्य मेरे दिमाग में इस कदर गूंज रहे हैं कि मैं चाह कर भी नॉर्मल नहीं हो पा रहा हूँ। हम लोगों के बीच में सब कुछ नॉर्मल होगा भी या नहीं, कह नहीं सकता। कैसे हम लोगों की ज़िंदगी कटेगी। काश माँ ने अपनी कसम ना दी होती तो शायद यह सब होता ही नहीं। उसके बिना जीने की आदत तो डाल ही रही थी। तभी मिष्टी वहाँ आ जाती है और अमित के पास आकर लेट जाती है और उससे कहती है, चाचा, हमें बाहर कब घुमाने ले चलोगे। अमित उसके गाल पर हाथ रखते हुए कहता है, बेटा, आज ही तो हम लोग आए हैं, कल घूमने चलेंगे। वह जो कल दादी बाबा आए थे, उनके घर कल पार्टी है, तो कल हम लोग वहाँ चलेंगे। अच्छा यह बताओ, आपने खाना खाया, कैसा लगा आपको। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, चाचा, खाना तो बहुत अच्छा था, मैंने खाया, पर मम्मा ने नहीं खाया। अमित यह बात सुनकर सोच में पड़ जाता है कि प्रीति ने खाना नहीं खाया। उसको ध्यान आया कि शायद मेरे न खाने के कारण से उसने भी खाना नहीं खाया। अमित मिष्टी से कहता है, बिटिया रानी, आप यहीं बैठिए, मैं बस 5 मिनट में आया। और वह मेज पर रखी खाने की प्लेट उठाता है और प्रीति के पास लेकर जाकर बोलता है, खाना खाओ। प्रीति जो खिड़की के पास खड़ी थी और उसकी आंखों में आंसू थे, अचानक से अमित की आवाज़ सुनकर चौंक गई। उसने धीरे से कहा, मुझे भूख नहीं है। अमित ने प्लेट वहीं रख दी और प्रीति से कहा, आई एम सॉरी, वह गुस्से में कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। चलो खाना खाओ और मेरा भी खाना परोस दो। प्रीति ने उसकी और बिना देखे खाने की प्लेट उठाई और किचन में जाकर खाना गर्म करके 2 प्लेट में खाना ले आई। एक प्लेट उसने अमित को पकड़ा दी और एक प्लेट उसने खुद लेकर सोफे पर बैठ गई। अमित भी वहीं दूसरी तरफ सोफे पर बैठकर खाना खाने लगा। दोनों में और कोई बातचीत नहीं हुई, पर दोनों ही चोर नज़रों से एक दूसरे को देख रहे थे। खाना खत्म करने के बाद अमित अपना ऑफिस का काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के साथ खेलते हुए किचन को सेट कर रही थी। शाम ढल चुकी थी, रात का शुभारंभ हो गया था। अमित उठा तो उसने देखा प्रीति सोफे पर बैठी हुई मिष्टी के साथ खेल रही थी और उसकी आंखों में नींद भी भरी हुई थी। अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसे बालकनी में लेकर चला गया। इधर प्रीति सोफे पर लेट गई और सो गई। अमित थोड़ी देर में आया तो प्रीति को सोता देखकर उसके ऊपर कंबल उड़ा दिया और उसने मिष्टी को भी सुला दिया और खुद भी थोड़ी देर आराम करने लगा। अमित लेटे लेटे मन में सोच रहा था, क्या करूं और कैसे जीवन व्यतीत करूं, को समझ में नहीं आ रहा। उसका मन बेचैन हो रहा था तो उसने धीमी आवाज़ में टीवी खोल दिया और न्यूज़ लगाकर देखने लगा। लगभग 1 घंटे बाद प्रीति 2 कप कॉफ़ी लेकर आ गई। अमित ने प्रीति के हाथ से कॉफ़ी ले ली और उससे कहा, आपको किचन में किसी भी सामान की ज़रूरत हो तो हमें लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा। प्रीति ने सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और अपना काम करने लगी। अगली सुबह प्रीति की आंख खुली तो देखा किचन से खटर पटर की आवाज़ आ रही थी। वह उठकर किचन में गई तो देखा कि अमित चाय बना रहा था
उसने अमित से जैसे ही कुछ कहना चाहा तो अमित ने उसके आगे उसकी चाय रख दी और अपनी चाय और टोस्ट लेकर हॉल में चला गया। प्रीति भी अपनी चाय लेकर हॉल में आ गई और वहीं सोफे की एक कोने में बैठकर चाय पीने लगी। अमित कहने को तो पेपर पढ़ रहा था और नाश्ता कर रहा था, लेकिन उसकी निगाहें चोरी छुपे प्रीति को ही देख रही थी। सोई अलसाई आंखें, बिखरे हुए बाल उसकी खूबसूरती को और बढ़ा रहे थे। अमित का मन किया कि वह बस प्रीति को देखता रहे, पर जैसे ही उसको प्रीति की कही हुई बात याद आ गई तो उसने अपनी नज़र वापस से अखबार में लगा ली। प्रीति चाय पीने के बाद अपने काम में लग गई और वह तैयार होने चला गया। प्रीति जैसे ही नहाकर बाहर निकली तो उसने देखा अमित तैयार हो रहा था। प्रीति ने अमित से पूछा, आप कहीं जा रहे हैं? अमित ने जैसे ही नज़र उठाकर देखा, एक बार फिर प्रीति की खूबसूरती में खो गया। उसके बालों से टपकता पानी जो उसके चेहरे पर आ रहा था वह ओस की बूंदें जैसी लग रही थी। प्रीति के द्वारा पूछने पर उसका ध्यान टूटा। उसने प्रीति की तरफ पीट करके कहा, हाँ मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत हो तो मिसेस श्रीवास्तव हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकती हैं। वैसे आप खुद बहुत समझदार हैं। और हाँ, आज शाम को मिसेस श्रीवास्तव के यहाँ चलना है, हो सके तो आप तैयार रहिएगा। प्रीति ने अमित से कहा, आप पहले बता देते कि आपको जल्दी जाना है तो मैं लंच बना देती। अमित मिष्टी के पास गया, वह सो रही थी। अमित ने उसके माथे पर किस किया और फिर प्रीति से कहा, मैं रोज़ इतने ही बजे ऑफिस जाता हूँ और आपको मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर कुछ खा लूँगा। यह कहकर वह बाहर निकल गया। अमित के जाने के बाद प्रीति साफ सफाई करने लगी। वह अपने कपड़े निकालकर अलमारी में रखने लगी और इधर उधर बिखरा सामान सही से लगाने लगी। सफाई करते करते वो अमित की स्टडी टेबल धुलकर साफ करने लगी। अमित के बिखरे हुए कागजों को समेटकर उन्हें स्टडी टेबल का दराज खोला और उसमें वह कागज सही से रखने लगी। तभी उसकी नज़र एक डायरी पर पड़ी। पहले तो उसने उस डायरी पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने देखा कि डायरी पर लिखा था मेरी मोहब्बत, तो उत्सुकतावश उसने वह डायरी उठा ली और मन में यह सोचने लगी, कम से कम आज तो यह पता चल जाएगा कि वह कौन सी लड़की थी जिससे अमित बहुत प्यार करता था। प्रीति ने डस्टर वही साइड में रखा और कुर्सी पर बैठकर अपने साड़ी के आंचल से अपना हाथ पोंछा और डायरी का पहला पन्ना खोला जिस पर लाल रंग से लिखा हुआ था मेरी मोहब्बत मेरी जान, और नीचे नीले रंग से अमित ने अपना नाम लिखा था और उस पर रंग बिरंगे कलर से फूल बनाकर सजाया था और बीच में एक दिल बना था। प्रीति ने उसकी डायरी का एक पन्ना देखा तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और वह सोचने लगी, काश कि वह लड़की भी अमित से के प्यार को समझ पाती। प्रीति ने डायरी के जैसे ही दूसरे पन्ने को खोलना चाहा, वैसे ही मिष्टी जग गई और कहने लगी, मम्मा मम्मा कहाँ हो आप? प्रीति ने झट से वह डायरी बंद कर उसे स्टडी टेबल की दराज में रख दिया और सोचा, जल्दी से काम खत्म कर, इसको आराम से पढ़ते हैं। यह सोचते ही वह मिष्टी के पास चली गई। प्रीति डायरी पढ़ने का थोड़ी देर में सोचकर नहलाने धुलाने लगी, फिर अपने घर रोजाना के काम करने लगी। उसको मन ही मन बहुत बुरा लग रहा था कि अमित उसकी लापरवाही के बिना लंच लिए बिना चला गया। काम करते करते वह मन में यह सोच रही थी कि जल्दी से सब काम खत्म हो तो फिर हम अमित की डायरी पढ़ें और देखें कि उसकी मोहब्बत कौन है। उसने कहा था कॉलेज की ही लड़की है, ऐसी कौन सी लड़की है जिससे वह बहुत प्यार करता है, जिसके कारण वह शादी नहीं करना चाहता था। इधर अमित ऑफिस में काम कर रहा था तो उसका एक दोस्त संजीव उसके पास आया और उससे बोला, आ गए तुम, कब आए और कैसे हो यह बताओ, घर में सब ठीक है? आंटी और अंकल ने अचानक से यह तुम्हें क्यों बुलाया था? अमित ने संजीव के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, सारे सवाल एक ही बार में पूछ लोगे क्या? थोड़ा विराम तो दो। संजीव अमित की बात सुनकर मुस्कुराने लगा। संजीव ने कहा, अच्छा ठीक है, चलो चाय पीने का मन है, चाय पीने चलते हैं और वहीं पर सारा हाल बताना। अमित ने कहा, नहीं यार, इतने दिनों बाद ऑफिस आया हूँ, काम बहुत है, थोड़ी देर रुक, लंच टाइम में चलते हैं, चाय के साथ कुछ खा भी लूँगा। संजीव ठीक है कहकर चला गया। इधर अमित अपना काम करने लगा और मन में यह विचार
विचार करने लगा कि आज सुबह जब प्रीति को देखा था तो मन कर रहा था इसको अपनी बाहों में भर लो और कह दो सब कुछ भूल कर क्या हम लोग एक नई जिंदगी की शुरुआत नहीं कर सकते। पर वह बात मेरे दिमाग में इस कदर छा गई है मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद अमित ने इन बातों से अपना दिमाग हटाते हुए अपने काम पर फोकस कर दिया। प्रीति काम खत्म करके जैसे ही डायरी पढ़ने के लिए उठी उसके मन में यह ख्याल आया एक बार अमित से फ़ोन करके कह दे कि वह बाहर कुछ खा ले। फिर मन में यह विचार आया कि नहीं मैं फ़ोन नहीं करूँगी। प्रीति अभी इस कश्मकश में थी कि वह अमित को फ़ोन करे या ना करे कि तभी उसकी सासू माँ मालती जी का फ़ोन आ गया। वह मालती जी से बात करने लगी। सारा हाल चाल जानने के बाद मालती जी ने प्रीति से कहा प्रीति तुम्हारे और अमित के बीच में सब ठीक है? देखो बेटा मैंने तुमको कभी बहू नहीं समझा हमेशा बेटी माना है। बेटा मैंने अपनी कसम देकर अमित को मजबूर किया था तुमसे शादी करने के लिए। बेटा अब तो तुम भी एक माँ हो तो एक माँ के दिल की हालत समझ सकती हो। तुम्हारे माता पिता तुम्हारी शादी कराना चाहते थे। अमित उस लड़की के कारण शादी नहीं करना चाहता था और मैं अपनी पोती और बहू को अपने से दूर होते नहीं देख सकती थी। बस इसलिए हो सके तुमको माफ़ कर देना और अगर तुम अमित के साथ खुशी खुशी अपने वैवाहिक जीवन में आगे बढ़ सको तो मुझे लगेगा तुमने मुझे माफ़ कर दिया है। और यकीन मानो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी। अपना ध्यान रखना और मिष्टी और अमित मेरा प्यार देना। प्रीति ने उनको हाँ का जवाब देकर फ़ोन रख दिया और प्रीति एक बार फिर बालकनी में खड़ी होकर सोचने लगी कि जो वह कह रही है वह सही है या गलत। इधर लंच टाइम में संजीव अमित को अपने साथ ले जाने के लिए आता है तो अमित उसके साथ कैंटीन चला जाता है। संजीव वहां पर 2 चाय और समोसे ऑर्डर करता है और अमित के साथ बैठकर उससे पूछता है अब बताओ तुम्हारे चेहरे से परेशानी क्यों झलक रही है, क्या बात है? अमित संजीव की तरफ देखते हुए कहता है तुझे तो पता ही है सब यार। प्लीज़ कॉलेज में जिस लड़की से प्यार करता था और जब मैं उससे अपने प्यार का इजहार करने वाला था उसी दिन इत्तेफाक उस लड़की से मेरी भैया की शादी हो गई। मैंने किसी तरह अपने दर्द को भुलाने की कोशिश की और घर से बहुत दूर यहाँ चला आया पर किस्मत ने मेरे साथ फिर एक बार मजाक किया। तुम्हें तो पता ही है कि मेरे भैया के एक्सीडेंट में डेथ हो गई। वहाँ तक तो सब ठीक ठाक था पर फिर वह अब तक की सारी कहानी संजीव को बता देता है। उसकी कही वह बात मेरे दिल को कचोटती है। उसको परेशान भी नहीं देख सकता हूँ। प्यार करता हूँ उससे बहुत ज़्यादा पर जब वह मेरे सामने आती है उसकी कही बात मुझे याद आ जाती है। तू ही बता मैं क्या करूँ? संजीव उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहता है परेशान मत हो सब ठीक हो जाएगा। तब तक वेटर चाय और समोसे दे जाता है। संजीव और अमित दोनों ही चाय पीते हैं। चाय पीते पीते संजीव कहता है अमित तो उसे थोड़ा वक्त दे धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। अच्छा एक बात बता उसे पता है कि उससे तू प्यार करता था? अमित ने चाय का एक घूंट पीते हुए कहा नहीं यार उसे कुछ नहीं पता और अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसे पता लगे कि वह ही मेरी मोहब्बत है क्योंकि अगर उसे पता लग गया तो वह यही समझेगी कि मैंने अपने स्वार्थ के लिए उससे शादी करी है और फिर मैं उसकी नज़रों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा। यह बात सिर्फ तुम और शिखा जानते हैं। शिखा को तो मैंने अपनी कसम दे रखी है वह किसी से कुछ नहीं कहेगी और तुमसे भी यही रिक्वेस्ट है प्लीज़ उसे कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मेरी मोहब्बत का नाम प्रीति है। संजीव उसके हाथ पर हाथ रख कर कहता है मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा लेकिन एक ना एक दिन उसे यह सच ज़रूर पता चलेगा और मैं भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग जल्दी ही लाइफ में सब ठीक हो जाए। अमित ने कहा अच्छा चलो टाइम हो गया है मुझे जल्दी भी निकलना है। मिस्टर श्रीवास्तव की एनिवर्सरी है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी लेना है। संजीव ने कहा हाँ चलो और वह बिल पेमेंट करके अमित के साथ ऑफिस आ गया। अमित ने अपना काम जल्दी खत्म किया और काम खत्म करके संजीव के साथ मॉल चला गया। इधर प्रीति ने देखा घड़ी में 4 बज गए हैं तो वह मन में सोचने लगी पता नहीं अमित ने कुछ खाया भी होगा या नहीं, पता नहीं वे कितने बजे तक घर आते हैं, क्या करूं, फ़ोन करूं ना करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
आज क्यों मुझे इनकी चिंता हो रही है। उसके दिमाग से डायरी वाली बात एकदम से निकल गई थी। वह अभी यह सब सोच ही रही थी कि तभी डोर बेल बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अमित खड़े थे। वह दरवाजे से हट गई तो अमित अंदर आया और वहीं मेज पर सामान रख कर बैठ गया। प्रीति उसके लिए पानी लेकर आई। अमित ने एक नज़र उसको देखा और उसके हाथ से पानी लेकर पीने लगा। अमित मिष्टी के पास चला गया तो देखा मिष्टी सो रही थी। वह भी वहीं मिष्टी के पास लेट गया और उसके बालों से खेलने लगा। तभी मिष्टी की आंख खुल गई तो उसने देखा कि सामने अमित था। उसने अमित के गालों को छूते हुए कहा, चाचा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट। अमित ने उसको गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आपकी चॉकलेट आ गई है और आपके लिए एक बहुत सुंदर सी फ्रॉक भी लाया हूँ। यह कहकर वह उसको गोदी में उठाते हुए हॉल में आ गया। अमित ने मिष्टी को अपने बैग से निकाल कर चॉकलेट दी। तभी वहाँ प्रीति चाय नाश्ता लेकर आ गई। अमित ने अपने बैग से निकाल कर मिष्टी को फ्रॉक देते हुए कहा, मिष्टी यह है तुम्हारे लिए, यह फ्रॉक आज शाम को तुम पहनकर मेरे साथ चलना। मिष्टी ने बड़े प्यार से फ्रॉक को छूते हुए कहा, चाचा आज हम कहीं जा रहे हैं। अमित ने उसके गालों पर किस्सी करते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, कल जो दादी बाबा आए थे उनकी एनिवर्सरी पार्टी में जा रहे हैं आज हम लोग। आप जल्दी से तैयार हो जाइएगा, हम लोगों को जल्दी पहुंचना है। प्रीति ने अमित को चाय देते हुए कहा, सॉरी वह मैं। तो अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर हो सके तो आधे घंटे में तैयार हो जाइए। यह कहकर वह चाय पीने लगा। प्रीति चाय पीने के बाद मिष्टी को लेकर अंदर कमरे में चली गई और तैयार होने लगी और मिष्टी भी तैयार कर दिया। प्रीति जैसे ही मिष्टी को लेकर बाहर आई तो अमित प्रीति को एकटक देखने लगा और वह फिर प्रीति की आंखों में जैसे खो सा गया। मिष्टी की आवाज़ से उसका ध्यान टूटा, चाचा मैं कैसी लग रही हूँ। मिष्टी को अमित ने गोद में लेते हुए कहा, मेरी प्रिंसेस से सुंदर तो कोई हो ही नहीं सकता, चले फिर। तभी प्रीति ने अमित से कहा, सुनिए वह आप कपड़े तो बदल लीजिए, यह अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रीति की यह बात सुनकर अमित मन ही मन मुस्कुराया कि चलो तुमने मेरी कुछ चिंता तो की, लेकिन उसने अपने मन के भावों को अपने चेहरे पर नहीं आने दिया और उससे कहा, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे किसी को दिखाना नहीं है। प्रीति ने कहा, प्लीज़ यह कमीज़ थोड़ी सी गंदी लग रही है। अमित ने अपनी कमीज़ देखी तो वाकई वह हल्की सी गंदी लग रही थी। उसने मिष्टी को उतारा और अपने कमरे में चला गया और एक शर्ट ढूंढने लगा तो उसे लाइट ब्लू शर्ट देखी तो उसने वही पहन ली। प्रीति ने जब यह टी शर्ट देखी तो उसे याद आ गया कि बहुत प्यार से उसमें और सुमित ने अमित को उसकी बर्थडे पर यह शर्ट गिफ्ट करी थी। अमित मन में सोच रहा था, क्या अजीब इत्तेफाक है, आज तुम्हारी ही दी हुई शर्ट पहन रहा हूँ। यही सोचते हुए उसने गिफ्ट और बुके उठाया और डोर को लॉक करने लगा। थोड़ी देर बाद वह तीनों मिस्टर श्रीवास्तव के घर पहुँचे और बेल बजाई तो मिसेस श्रीवास्तव ने दरवाज़ा खोला और उन तीनों को देखकर वह बहुत खुश हो गई। वह तीनों अंदर गए तो देखा वहाँ उन्हीं की बिल्डिंग के 2-4 लोग और भी बैठे थे। अमित के साथ प्रीति को देखकर सब मुस्कुराने लगे और अमित से कहने लगे, अकेले अकेले शादी कर ली, हम लोगों को बुलाया तक नहीं, चांद जैसी दुल्हन लाए हो, एकदम राम सीता की जोड़ी लग रही है। प्रीति और अमित एक दूसरे को देखने लगे। प्रीति और अमित दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अमित ने फिर अपनी निगाहें प्रीति से हटा ली और बाहर बालकनी में खड़ा हो गया। प्रीति को ना जाने क्यों अमित का इस तरह चला जाना अच्छा नहीं लगा। उसके मन में शायद अमित के लिए प्यार के अंकुर फूट चुके थे, पर उसको इस बात का एहसास नहीं था। उसने मिष्टी से कहा, जाओ बेटा, आपके चाचा वहाँ अकेले खड़े हैं, आप उनसे बात करो जाकर। ठीक है मम्मा कहकर वह अमित के पास चली गई। इधर मिसेस श्रीवास्तव ने जब प्रीति को यह कहते सुना कि उसने अमित को पापा की जगह चाचा कहा है तो उसने प्रीति से कहा, बेटा एक बात कहें, बुरा तो नहीं मानोगी। प्रीति ने उनसे कहा, नहीं आंटी, आप बड़ी हैं, आपकी बात का क्यों बुरा मानेंगे। तो उन्होंने बहुत प्यार से कहा, बेटा मिष्टी को प्यार से समझाओ कि अमित उसके चाचा नहीं पापा है, अभी बहुत छोटी है, जल्दी समझ जाएगी और उसने अपने पापा के रूप में स्वीकार कर लेगी और जब मिष्टी बड़ी हो जाएगी तब उसको यह स्वीकार करने में परेशानी आएगी। आगे तुम खुद समझदार हो। मिसेस श्रीवास्तव की यह बात सुन प्रीति ने कहा, जी आंटी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, मैं पूरी कोशिश करूँगी।
तुम ऐसी बात जल्दी समझ जाओ। प्रीति ने मन में सोचा, जब मैं ही नहीं समझ पा रही हूँ उसको क्या समझाऊँ, पर मुझे यह करना होगा। उसके दिल में किसी के लिए प्यार, वह भी मजबूर। मेरे दिल में किसी के लिए प्यार, हम भी मजबूर। फिर भी हम दोनों बंध गए हैं विवाह के बंधन में। समाज की इस रीति को कैसे निभाएं अब जीवन में। तभी मिसेस श्रीवास्तव के दोनों बच्चों ने आवाज़ लगाई, आप लोग आ जाइए, केक कटने के लिए तैयार है। पापा मम्मी आप लोग जल्दी आइए। सभी लोग केक के पास आ जाते हैं। इधर अमित बालकनी में खड़ा था तो मिष्टी उसके पास आई और कहा, आप यहाँ अकेले क्यों खड़े हो चाचा, अंदर चलो। अमित ने उसे बड़े प्यार से गोदी में लेते हुए कहा, हाँ चलो मेरी प्रिंसेस। यह कहते हुए वह उसको बाहर हॉल में लेकर आ जाता है। मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव दोनों केक काटने जा रहे होते हैं कि अमित भी मिष्टी को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। प्रीति जब अमित को देखती है तो उसे थोड़ी तसल्ली होती है। केक कटिंग के बाद सब लोग मिस्टर एंड मिसेस श्रीवास्तव को गिफ्ट देते हैं। अमित जी उन्हें गिफ्ट देता है। तुम मिसेस श्रीवास्तव कहती हैं, अकेले तुमसे गिफ्ट नहीं लेंगे, जोड़े के साथ आओ। अमित प्रीति की ओर देखता है तो प्रीति पास आ जाती है और गिफ्ट को पकड़ लेती है। दोनों साथ मिलकर गिफ्ट देते हैं। मिसेस श्रीवास्तव अमित से पूछती है, क्यों नहीं, तुम्हारी बीवी गाना वाना गाती है या नहीं। उसके इस सवाल पर अमित को कॉलेज का एनुअल फंक्शन याद आ जाता है, जब प्रीति ने गाना गाया था और उसी बेस्ट सिंगर का अवार्ड मिला था। पतझड़ सावन बसंत बहार, एक बरस में मौसम चार, मौसम चार, मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, इंतजार का। अमित जैसे उस गाने में उसकी आवाज़ में खो सा गया था। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने उसके आगे चुटकी बजाई और कहा, हेलो, कहाँ खो गए। अमित एकदम से हड़बड़ा गया और हड़बड़ाहट में उसने कहा, हाँ गाती है और बहुत ही अच्छा गाती है, उसकी आवाज़ में हर कोई खो जाए। यह कहकर वह प्रीति की तरफ देखने लगा। प्रीति को इस जवाब की उम्मीद नहीं थी। अमित के इस जवाब को सुनकर वह भी अमित को देखने लगी। अमित को अपनी तरफ देखते पाकर उसने नज़रें झुका ली। इधर अमित मन में सोचने लगा, यह मैंने हड़बड़ाहट में क्या बोल दिया। तभी मिसेस श्रीवास्तव ने कहा, अटेंशन प्लीज़, आप सभी लोगों से मैं यह कहना चाहती हूँ कि अब हमारे सामने नई दुल्हन प्रीति एक गाना गाएंगी। मिसेस श्रीवास्तव की बात सुनकर सभी लोगों ने तालियां बजा दी। प्रीति ने वहीं खड़े होकर नज़रें झुकाते हुए गाना शुरू किया, उलझन सुलझे ना, रास्ता सूझे ना, जाऊँ कहाँ मैं जाऊँ कहाँ, उलझन सुलझे ना, मेरे दिल का अंधेरा हुआ और घनेरा, कुछ समझ ना पाओ मेरे दिल का अंधेरा। जहाँ सब लोगों ने उसका गाना सुनकर तालियां बजाई, वहीं अमित को आज उसके गाने में उसकी बेबसी नजर आई। आज उसे इस बात का एहसास हुआ कि केवल वह ही नहीं, प्रीति भी इस दौर से गुजर रही है। उसकी क्या गलती है, जब मैंने उससे कभी कहा ही नहीं कि मैं उससे प्यार करता हूँ, तो उसकी क्या गलती। और मुझे वह अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है। भैया की शादी उससे हो गई है तो उसकी क्या गलती। भैया इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं तो उसकी क्या गलती। जमाने ने उसकी दूसरी शादी करा दी तो उसकी क्या गलती। आज जिस राह में मैं खड़ा हूँ उसी राह में वह भी खड़ी है। वहाँ कोई और भी था जो प्रीति की उलझन को समझ रहा था, वह थी मिसेस श्रीवास्तव, क्योंकि वह इन सब परिस्थितियों को झेल चुकी थी और अच्छी तरह से समझ रही थी कि अमित और प्रीति किन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। उन्होंने प्रीति के पास आकर कहा, तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है और तुम्हारे गाने में जो दर्द है वह मैं बखूबी समझती हूँ। मैं बस तुमसे इतना कहना चाहूँगी, जितनी जल्दी तुम और अमित समझ जाओ कि तुम लोग एक ऐसे पवित्र बंधन में बंधे हो जिसके स्वयं भगवान ने बनाया है। दोनों लोग अपने पुराने रिश्ते से बाहर निकलो और नए रिश्ते में तुम लोग बंधे हो, उस रिश्ते का मान रखो। प्रीति ने सर हिलाकर उन्हें हाँ कहा और साथ में यह भी कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आंटी, आपसे आज बहुत कुछ सीखने को मिला। अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखिएगा। अमित और प्रीति खाना खाकर मिष्टी के साथ घर वापस आ गए। अमित हॉल में बैठकर कुछ काम करने लगा और प्रीति मिष्टी के कपड़े चेंज कराने अंदर कमरे में गई।
प्रीति कपड़े चेंज कराते कराते मिष्टी से कह रही थी, बेटा मेरे पास कल भगवान जी का फ़ोन आया था। वह कह रहे थे कि उन्होंने आपके पापा की शक्ल आपके चाचा के रूप में बदल दी है, इसलिए अब आप अपने चाचा को पापा कहना। अब आपके चाचा ही आपके पापा हैं। तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, फिर मेरे चाचा कहाँ गए? प्रीति ने उसको नाइट सूट पहनाते हुए कहा, आपके चाचा आपकी चाची को लेकर चले गए। मिष्टी ने कहा, तो मेरी चाची कहाँ है? प्रीति ने झुंझलाते हुए गुस्से से कहा, मिष्टी आपकी चाची हम ही हैं। मिष्टी यह सुनकर हंसने लगी और कहने लगी, मैं अभी आई और हॉल में जहाँ अमित बैठा काम कर रहा था वहाँ चली गई। मिष्टी अमित के पास गई और अमित से बोली, पापा आप अंदर सोने चलो ना। अमित ने जैसे ही मिष्टी के मुंह से यह सुना कि उसने उसको पापा कहकर संबोधन किया है, वह उसे आश्चर्य से देखने लगा। उसको लगा कि उसको सुनने में कुछ गलती हुई है, तो उसने फिर से कहा, मिष्टी तुमने क्या कहा अभी? मिष्टी ने बहुत प्यार से अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा अंदर चलो ना। अमित को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मिष्टी ने उसको पापा कहा है। उसने मिष्टी को गोद में उठा लिया और उसके दोनों गालों पर प्यार करते हुए कहा, थैंक यू मिष्टी, आई लव यू मिष्टी। अमित की आंखों में पापा सुनकर नमी आ गई थी। वह भाव विभोर हो गया था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अपनी खुशी किस तरह व्यक्त करे। उसने मिष्टी से बहुत प्यार से पूछा, यह आज हमें पापा कैसे कह रही हैं? मिष्टी ने अमित के गले लगते हुए कहा, पापा वह मम्मा ने कहा है कि भगवान जी ने मेरे पापा की शक्ल मेरे चाचा में बदल दी है और मेरे चाचा चाची के पास गए हैं और मेरी चाची मेरी मम्मी है। यह कहकर वो हंसने लगी। मिष्टी की बात सुनकर अमित मुस्कुराए बिना रह न पाया। उसने कहा, चलो मैं जल्दी से लैपटॉप बंद करूं, फिर आपको सुलाने चलता हूँ। यह कहकर अमित ने लैपटॉप बंद कर दिया और लाइट ऑफ करी और मिष्टी को लेकर कमरे में आ गया जहाँ प्रीति कपड़े तह कर रही थी। अमित मिष्टी को बेड पर लिटा कर कहानी सुनाने लगा। मिष्टी ने प्रीति को आवाज़ देकर कहा, मम्मा आप भी मेरे पास लेटो ना आकर। जैसे पहले आप और पापा दोनों मेरे साथ लेटते थे वैसे ही मेरे साथ लेटो आकर। यह सुनकर अमित और प्रीति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, पर मिष्टी की खातिर प्रीति भी पास में आकर बैठ गई। तो मिष्टी ने प्रीति को भी जबरन अपने पास लेटा लिया। अब बीच में मिष्टी और उसकी एक साइड अमित और एक साइड प्रीति लेटे हुए थे। मिष्टी ने दोनों का हाथ पकड़ लिया और अपने ऊपर रख लिया। जैसे ही अमित और प्रीति का हाथ एक दूसरे से टच हुआ, प्रीति के बदन में एक सिहरन सी दौड़ उठी। अमित ने धीरे से अपना हाथ प्रीति के हाथ के ऊपर से हटाकर मिष्टी के सर पर रख दिया। अमित ने जब देखा मिष्टी सो गई है तो वह धीरे से उठा और प्रीति से कहा, परेशान मत हो, मैं दूसरे कमरे में सोने जा रहा हूँ और तुमको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारे ही कारण आज मिष्टी ने मुझे पापा कहा है। यह कहकर अमित ने तकिया उठाई और दूसरे कमरे में चला गया। आज अमित मिष्टी के पापा पर कहने पर बहुत खुश था। मिष्टी की प्यार भरी हरकतें याद करते हुए मुस्कुराने लगा। फिर उसको प्रीति का अपने हाथ के ऊपर हाथ रखना याद आ गया। यही सब वह सोचते सोचते सो गया। इधर प्रीति अमित के बारे में ही सोच रही थी। क्यों मैं अमित से इतनी नफरत करने लगी थी? उसी के कारण तो आज मिष्टी को पापा का प्यार मिल रहा है। उसने तो कुछ भी गलत नहीं किया, सिर्फ वही किया जो माँ पापा और सासू माँ ने कहा। अमित ने तो मिष्टी को हमेशा एक पिता का प्यार दिया है और उसका मकसद गलत होता तो अब तक ही ना जाने कितनी बार वह मेरे साथ, पर उसने तो आज तक मुझे हाथ भी नहीं लगाया। आज भी वह अगर चाहता तो वह मेरे पास हो सकता था, पर वह दूसरे कमरे में चला गया। उसकी निगाहें गंदी नहीं है, फिर क्यों मैंने उससे इतना गलत कह दिया? क्यों मैंने उससे इतनी नफरत करी? जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। और यह भी एक सच है कि पापा ने अगर अमित से नहीं तो किसी और से मेरी शादी करा दी होती, क्योंकि वह मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं जानती हूँ सुमित के जाने के बाद वह बिखर से गए थे, तो मुझे इस सच को स्वीकारने में इतना देर क्यों लगी? यही सब सोचते सोचते प्रीति सो गई। अगली सुबह प्रीति की जब आँख खुली तो भोर हो चुकी थी। आज उसने एक दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अब पुराना सब भूलकर आज से अपने रिश्ते की नई सिरे
कैसे शुरुआत करेगी। उसके मन में अमित के लिए प्यार के अंकुर तो फूट ही चुके थे और मिष्टी ने उसको अमित के और करीब ला दिया था। प्रीति उठी और उसने जल्दी से चाय बनाई और अमित के पास आ गई, जहां उसने देखा अमित सो रहा था। उसके जुल्फे उसके माथे पर आ रही थी। प्रीति को सोते समय अमित बहुत मासूम लग रहा था। आज प्रीति ने पहली बार अमित को इस तरह देखा था। प्रीति उसे एकटक देखे जा रही थी। अमित की एकदम से आंख खुल गई तो उसने पाया कि प्रीति उसको एकटक देख रही है। अमित के एकदम से जगने से प्रीति सकपका गई। अमित ने प्रीति के हाथों में चाय देखी तो उसने प्रीति से कहा, क्या हुआ, कुछ काम था क्या। प्रीति हड़बड़ाहट में कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने कहा, वह तो आपके लिए वह चाय लाई थी। यह कहकर उसने मेज पर चाय रखी और जल्दी से रसोई में चली गई। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। आज उसे क्या हो रहा था वह खुद नहीं समझ पा रही थी। अमित प्रीति की इस हरकत को देखकर मुस्कुरा दिया, लेकिन पुनः उसको प्रीति की कही वह बात याद आ गई और उसकी मुस्कुराहट ने फिर से एक गंभीरता ओढ़ ली थी। अमित चाय पीकर फ्रेश होने चला गया और ऑफिस के लिए तैयार होने लगा। प्रीति ने जल्दी से नाश्ता बनाया और मिष्टी के लिए दूध तैयार किया और मिष्टी को जगाने लगी। प्रीति ने नाश्ता मेज पर लगाया। अमित तैयार होकर मिष्टी को अपने हाथों से दूध पिला रहा था। मिष्टी ने दूध पीकर कहा, पापा आप मेरे लिए शाम को चॉकलेट लाएंगे ना। अमित ने उसको प्यार से गले लगाते हुए कहा, हाँ मेरी प्रिंसेस, आज मैं आपके लिए ढेर सारी चॉकलेट लाऊंगा। और कुछ? प्रीति ने अमित को टिफिन देते हुए कहा, यह लंच। अमित ने बिना प्रीति की ओर देखे हुए लंच लिया और अपने बैग में डाल दिया। अमित ने जाते समय मिष्टी के गालों पर एक किस्सी कर दी तो मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, और पापा आप मम्मा को किस्सी नहीं करोगे जैसे पहले करते थे। पहले तो जब आप ऑफिस जाते थे तो एक किस्सी मुझे और एक किस्सी मम्मा को करते थे, आज सिर्फ मुझे किया, मम्मा को नहीं। उसकी यह बात सुनकर अमित ने मिष्टी से बहुत प्यार से कहा कि मैं आपके लिए चॉकलेट लेकर आऊँगा, बहुत अच्छी वाली। अब मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मुझे जाना है। यह कहकर वह बिना प्रीति की ओर देखे ऑफिस के लिए निकल गया। प्रीति मिष्टी की बात सुनकर एकदम से शर्मा सी गई थी। उसने मिष्टी को गोद में लेते हुए कहा, कुछ भी कभी भी बोल देती हो, और उसको गले से लगा लिया और मन में कहा, लेकिन आज जो भी कहा मुझे अच्छा लगा, शायद तुम्हारे ही कारण हमारे रिश्ते फिर से पनप गए। प्रीति ने जल्दी से घर का काम निपटाकर मिष्टी को सुलाया। अचानक से उसे डायरी की याद आई। उसने दराज खोली और डायरी उठाई और वहीं मिष्टी के बगल में लेटकर डायरी के पहले पन्ने से पढ़ना प्रारंभ किया। अब आगे प्रीति ने डायरी के पहले पन्ने को जैसे ही पढ़ना शुरू किया, उसमें लिखा था, आज मैं जब क्लास में बैठा हुआ था तो अचानक से एक लड़की आई जिसने सफ़ेद घेरदार सूट पहना हुआ था, कानों में छोटे छोटे से झुमके, माथे पर छोटी सी बिंदी, लंबे बालों की चोटी। उसको मैं देखता ही रह गया, जैसे लग रहा था मेरे ख्वाबों से निकलकर कोई परी मेरे सामने आ गई हो। टीचर उससे क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ पता ही नहीं कि अचानक से वह लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उस टीचर ने क्या पढ़ाया मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं तो बस उस लड़की के पास बैठने से ही मदहोश हुआ जा रहा था। प्रीति ने जब डायरी में यह पढ़ा था तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा ही कुछ तो मेरे साथ जब मैं पहली बार कॉलेज गई थी तो वहीं हुआ था। मैं उसका नाम पढ़ना होगा। प्रीति ने उत्सुकतावश आगे पढ़ना शुरू किया। पहली बार कोई मुझे पसंद आई थी जिसने मेरे दिल में अपना घर बना लिया था। फिर मुझे प्रीत हो गई थी। उसके नाम भी, उसका नाम क्या था? प्रीति। प्रीति ने जब अपना नाम पढ़ा तो वो एक पल के लिए सुन्न हो गई। मतलब वह लड़की कोई और नहीं, मैं अमित की मोहब्बत। मेरा इस तरफ तो ध्यान ही नहीं। ओ माय गॉड, मेरे जहन में यह बात क्यों नहीं आई कि उस दिन जब अमित अपनी मोहब्बत का नाम बताने वाला था, हम घर अचानक से सुमित का मुझे देखने आना। अब समझ में आया उस समय अमित मुझे देखकर क्यों चौंक सा गया था। क्यों वह अपने भाई की शादी में खुश नहीं था। क्यों वह मुझसे शादी के बाद कटा कटा सा रहने लगा। क्यों वह मुझे भाभी नहीं कह पाया।
यह क्या हो गया, मैं पहले क्यों नहीं समझ पाई। प्रीति की आंखों से बरबस आंसू बहने लगे। उसके दिल की धड़कनें अचानक से बहुत तेज हो गई। उसने हिम्मत करके उसमें डायरी आगे पढ़ना प्रारंभ किया। आज जब भाभी के रूप में प्रीति को देखा तो मेरे शरीर से एक पल के लिए मेरी जान निकल गई। ना मैं हंस सकता था ना रो सकता था। बचपन से ही भाई की शादी के अरमान थे। सोचा था भाभी आएगी तो यह करूँगा वह करूँगा, पर भाभी के रूप में मेरी ही मोहब्बत होगी। प्रीति जितना डायरी को पढ़ती जा रही थी उसकी आंखों से आंसू भर उतने ही गिरते जा रहे थे। उसने अपने आंसू पोंछे और पढ़ना प्रारंभ किया। मैं प्रीति के सामने नहीं जा पा रहा था। एक घर में उसके साथ रहना मेरे लिए मुश्किल हो गया था। इसलिए मैंने जानकर अपने दोस्त से कहकर दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई कर दिया। मैं सबसे दूर चला जाना चाहता था, पर शिखा ने मेरे आंसू देख लिए थे। उसने मुझे कसम दी थी तो मुझे उसे सब कुछ बताना पड़ा, पर मैंने उसको भी एक कसम दे दी थी, यह बात किसी से नहीं कहेगी। अगर उसने यह बात किसी से कही तो मेरा मरा मुँह देखेगी। मतलब शिखा सब जानती थी, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। प्रीति मन ही मन बोली, मैंने फैसला कर लिया था, मैं शादी कभी नहीं करूँगा। माँ पापा के पास भैया और उनकी बहू तो थी ही। आज माँ का फ़ोन आया तो मुझे पता चला कि मैं चाचा बनने वाला हूँ। मैं बहुत खुश था। मेरे भाई पापा बनने वाले हैं। पता नहीं क्यों, पर मैं सोचता था जब भी मेरी शादी होगी मैं उससे कहूँगा कि मुझे प्यारी सी प्रिंसेस चाहिए। बिल्कुल उसके आज मुझे पता चला कि भैया को प्यारी सी बेटी हुई है। आज मैं बहुत दिनों बाद अपने घर आया हूँ। जब मैंने भैया की बेटी को गोद में लिया तो मुझे लगा मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई। मैंने तो सोच लिया था मुझे उसका क्या नाम रखना है, मिष्टी। हाँ, यही नाम मैंने उसे दिया था अपनी प्रिंसेस को। अब मैं प्रिंसेस के बिना नहीं रह पाता, इसलिए हर वीकेंड पर घर चला जाता हूँ। अब घर पर मेरी शादी की बातें होने लगी हैं, पर मैंने साफ मना कर दिया, मैं शादी नहीं करूँगा। आज प्रिंसेस 2 साल की हो गई है। आज जब मैं ऑफिस से घर आ रहा था तो एक मनुष्य खबर से रूबरू हुआ। भाई हम सबको छोड़कर चले गए। मैं टूट सा गया था, बिखर गया था, और जब प्रीति को देखा तो सोचा भगवान ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। जो कभी नहीं सोचा था वह हो गया। जब चाहता था तब वह मिली नहीं। घर में प्रीति की शादी की बातें चल रही थी मेरे साथ। अब मैं इस बात के लिए तैयार नहीं था। प्रीति ने मुझसे एक वादा लिया कि मैं शादी से इनकार कर दूं, और मैंने कर भी दिया। माँ ने मजबूर कर दिया अपनी कसम देकर, और मुझे वह करना पड़ा जो कभी सोच भी नहीं सकता था। प्रीति मेरी दुल्हन बनी, यही तो सपना था मेरा। लेकिन तब तक जब तक मेरे भाई से उसकी शादी नहीं हुई थी। जब उसकी शादी मेरे भाई से हो गई तब मेरे लिए वह पराई हो गई। आज उससे मेरी शादी हुई तो मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था। आज हमारी सुहागरात थी। मैं बुझे हुए कदमों के साथ कमरे में गया। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी कि मैं कैसे उसका सामना करूं, जो मेरी मोहब्बत हुआ करती थी। आज उसी के सामने जाने पर मेरे पैर कांप रहे थे। प्रीति ने मुझे इतना गिरा हुआ समझ लिया कि मैं उसके साथ कुछ भी कैसे यकीन दिलाऊं उसको। प्रीति, मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हारे शरीर को कभी नहीं। तुमने मुझे इतना गलत समझा क्या? बस यही हमारी दोस्ती थी? तुम मुझे इतना ही समझ पाई थी? तुम मेरे शरीर को पा सकते हो पर मेरा प्यार कभी नहीं। हाँ हाँ, प्रीति की यह बात मेरे सीने में एक खंजर की तरह चुभ रही थी। प्रीति और हम मिष्टी को लेकर आज अपने फ्लैट पर आ गए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने। ऐसी जिंदगी जहाँ हम साथ तो चलेंगे पर कभी मिल नहीं पाएंगे। जिंदगी ने कैसे 2 राहें पर खड़ा कर दिया, जहाँ पर से न वापस जा सकता हूँ और ना ही आगे बढ़ सकता हूँ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरे लिए यही सुकून है कि वह मेरे साथ है, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह मुझसे नफ़रत करती है, बहुत नफ़रत। वह मुझे समझ ही नहीं सकती। इसमें मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने उसे बेइंतहा प्यार किया है, अपनी जान से ज़्यादा चाहा है, और वह मुझसे नफ़रत करती है। प्रीति के वह कहे शब्द मेरे कानों में चुभ रहे हैं। मैं पागल हो जाऊंगा। भगवान, मैं क्या करूं? प्रीति ने पूरी डायरी पढ़ ली थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते ही जा रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। आज उसके सामने एक ऐसा सच आया है जिसकी उसे उम्मीद ही नहीं थी। उसने मन ही मन एक फैसला ले लिया था।
हाँ, तुम ही हो मोहब्बत मेरी। दोपहर ढल चुकी थी। सूर्य देवता अपने घर की वापसी करने को तैयार थे, पर कोई और भी था जो आज अपने घर परिवार में वापस आना चाहता था। प्रीति ने आज फैसला ले लिया था और वह शाम का इंतजार कर रही थी। अपने विचारों में मग्न प्रीति खिड़की पर खड़ी थी कि तभी मिष्टी की आवाज़ से उसके विचारों पर विराम लगा। मम्मा, कहाँ हो आप? मैं यहीं हूँ, आपको छोड़कर कहाँ जाऊँगी? प्रीति ने उसे गोद में उठाते हुए कहा। मम्मा, पापा आ गए, मिष्टी ने प्यार से गले लगते हुए कहा। उनका इंतजार तो मैं भी कर रही हूँ, पर आप क्यों इंतजार कर रही हो उनका? प्रीति ने उसकी नाक से अपनी नाक लगाते हुए कहा। मिष्टी ने बहुत प्यार से कहा, क्योंकि पापा मेरे लिए आज बहुत सारी चॉकलेट लेकर आने वाले हैं। अभी वह दोनों बातें ही कर रहे थे कि डोरबेल बजी। डोरबेल बजने के साथ ही प्रीति के दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। प्रीति ने अपने तेजी से धड़कते दिल के साथ दरवाज़ा खोला। सामने अमित था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा गईं। प्रीति को आज अमित की नज़रों में अपने लिए बहुत सारा प्यार दिख रहा था, या यूँ कहें कि प्रीति का देखने का नज़रिया बदल गया था। तभी मिष्टी वहाँ पर आ गई और बोली, पापा आप आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लेकर आए हैं। अमित ने वहीं मेज पर अपना सामान रखा और मिष्टी को गोद में लेते हुए उसे चॉकलेट देने लगा। मिष्टी चॉकलेट देखकर बहुत खुश हो गई। मिष्टी ने बहुत प्यार से उसके गालों में प्यार करते हुए कहा, थैंक यू पापा, लव यू पापा। मिष्टी को सोफे पर बैठाते हुए अमित ने कहा, लव यू माई प्रिंसेस, आप यहाँ पर बैठो, मैं थोड़ा फ्रेश हो लूँ। यह कहकर अमित वॉशरूम चला गया। जब अमित फ्रेश होकर आया तो प्रीति उसके लिए चाय और नाश्ता लेकर आई थी। अमित ने केवल चाय उठाई और चाय पीने लगा। प्रीति ने उसको नाश्ता देते हुए कहा, यह। प्रीति आगे कुछ कहती कि अमित ने उसकी बात काटते हुए कहा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूँ। यह कहकर अमित चाय का कप लेते हुए कमरे में चला गया और जल्दी से चाय खत्म करके वहीं मेज पर रख दिया और आँख बंद करके बेड पर लेट गया। थोड़ी देर बाद अमित को अपने माथे पर कुछ गरम गरम महसूस हुआ, तो उसने आंखें खोली तो देखा कि प्रीति उसके सर पर बाम लगा रही थी। यह देखकर वह एकदम से उठकर बैठ गया और कहने लगा, यह क्या कर रही हो तुम? प्रीति ने बाम की शीशी का ढक्कन बंद करते हुए कहा, आपके सिर में दर्द हो रहा था इसलिए बाम लगा रही थी। कोई ज़रूरत नहीं है बाम की, यह पत्नी धर्म यहाँ निभाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ दादी माँ बुआ नहीं है। अमित ने प्रीति का हाथ झटकते हुए कहा, आप ऐसे क्यों कह रही है? आखिर हम आपकी पत्नी हैं। प्रीति ने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? प्लीज़ जाओ यहाँ से। अमित ने दोबारा आंखें बंद करते हुए कहा। प्रीति ने दोबारा उसके सर को दबाना शुरू किया तो अमित ने झुंझलाते हुए कहा, क्यों परेशान कर रही हो हमको? जाओ यहाँ से। प्रीति ने कहा, परेशान कहाँ कर रहे हैं हम तो आपकी परेशानी दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अमित गुस्से से उठा और दूसरे कमरे में जाने लगा तो प्रीति ने कहा, सबके कहने पर शादी तो कर ली, पर आपके दिल में तो कोई और है, आप तो किसी और से प्यार करते हैं। यह सुनकर अमित वहीं रुक गया और प्रीति से कहा, देखो प्रीति, मैं कोई व्यर्थ की बहस नहीं करना चाहता हूँ। प्रीति ने कहा, क्यों नहीं बहस करना चाहते हैं आप? पर मैं आपसे बहस करना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ क्या वजह है कि आप मुझसे दूर भागते हैं। अमित ने प्रीति की ओर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से दूर नहीं भाग रहा हूँ। प्रीति अगर दूर नहीं भाग रहे हैं तो इतनी खूबसूरत बीवी के होते हुए आज तक छुआ तक नहीं, इतने दिन हो गए, और कोई होता तो शायद। अमित गुस्से से, बस करो प्रीति। प्रीति, क्यों सच बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे? आप भूल नहीं पाए ना आप उस लड़की को जिसकी वजह से आप किसी से शादी नहीं करना चाहते थे? अभी बड़े लोगों के दबाव में आकर आपने मुझसे शादी तो कर ली, पर। अमित ने गुस्से से उसको दीवार से लगाते हुए उसको दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम भूल पाई हो अपने अतीत को? जब तुम नहीं भूल पाई, जबकि भैया इस दुनिया में नहीं है, मैं कैसे भूल सकता हूँ, क्योंकि वह तो मेरे सामने। यह कहते हुए अमित चुप हो गया और प्रीति की तरफ पीठ करके खड़ा हो गया और गुस्से से अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। प्रीति मन में आपके अंदर की सारी भड़ास निकाल के रहूँगी और आपके मुंह से सच उगलवाना तो बहुत ज़रूरी है, यह आपके लिए, वरना आप अंदर ही अंदर घुट जाएंगे।
प्रीति अमित के सामने आते हुए चुप क्यों हो गए? बताओ क्या नाम है उसका? कहाँ है वह? आपके सामने कैसे है वह, जिसके कारण आज तक आप उसको भूल नहीं पा रहे हैं? बोलो अमित, कौन है वह? बोलो, मैं सच सुनना चाहती हूँ, वह नाम जानना चाहती हूँ मैं उसका आज। बताओ अमित, कौन है वह? जहाँ तक मैं जानती हूँ कॉलेज की जितनी भी लड़कियाँ थी उनमें से तो वह नहीं थी, और हमारे ग्रुप में मैं, शिवानी, शालिनी और अर्चना थी। शिवानी और अर्चना दोनों के बॉयफ्रेंड के बारे में तुम अच्छी तरह से जानते थे कि वह किसी और से प्यार करती थी। शालिनी तो तुम्हें भाई मानती थी, इसलिए अब बच्ची मैं। बोलो अमित, क्या मैं हूँ? क्या मैं हूँ वह लड़की? अमित उसके किसी सवाल का जवाब ना देते हुए कमरे से बाहर जाने लगा तो प्रीति ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, बोलो, बताओ कौन है वह? क्या नाम है उसका? बोलो अमित, बोलो, मैं हूँ ना वो? बोलो अमित, बोलो, मैं हूँ ना तुम्हारी मोहब्बत? बोलो अमित, बोलो। अमित गुस्से से प्रीति की ओर पलटा, उसकी आंखों में नमी साफ नजर आ रही थी। उसने प्रीति के दोनों कंधे पर पकड़ते हुए कहा, हाँ तुम हो, तुम हो, हाँ तुम हो मोहब्बत मेरी। तुम ही हो जिससे मैं प्यार करता था, तुम ही हो जिससे मैं कभी इजहार ही नहीं कर पाया, और जब करना चाहा तो तुम भैया की बन गई। नहीं आ सकता था मैं उनकी खुशियों के आड़े में, भूल जाना चाहता था मैं सब कुछ, तुमसे भागकर, तुम्हारी यादों से भागकर, अपनी मोहब्बत से भागकर मैं यहाँ आ गया जिससे कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, मगर उस पर भी शायद किस्मत को मेरे ऊपर रहम नहीं आया। वक्त ने कैसा कह डाया, मैं तुमसे दूर भाग रहा था और वक्त ने मुझे तुम्हारे पास फिर वापस ला दिया। मैं ऐसे दोराहे पर खड़ा था जहाँ से ना वापस जा सकता हूँ और ना ही आगे बढ़ सकता हूँ। तुम्हें सच जानना था, तुमने जान लिया, और कुछ जानना चाहती हो? प्रीति अमित का हाथ पकड़कर सुमित की फोटो के सामने ले गई और बोली, देखा सुमित अपने भाई को, अपनी सारी खुशियाँ, अपनी मोहब्बत, अपनी खुशी के लिए और मेरी खुशी के लिए कुर्बान कर दी। महान बनना चाहता था वह। हम लोग कभी यह समझ ही नहीं पाए कि यह हम लोगों से दूर क्यों भागता है। सुमित, मैंने कभी किसी से प्यार नहीं किया, आपसे शादी हुई तो आप ही मेरे लिए मेरा पहला प्यार है, मेरी पहली मोहब्बत है, मगर मोहब्बत का एहसास क्या होता है यह आज जाना है। उसकी बात सुनकर अमित प्रीति को देखने लगा। प्रीति सुमित की फोटो की तरफ देखते हुए कहा, हाँ सुमित, मोहब्बत का एहसास मुझे आज हुआ है। अगर आप मेरी पहली मोहब्बत हैं तो मेरी आखिरी मोहब्बत आपका भाई है, जो अब मेरे पति भी हैं। अब मैं उनकी पत्नी हूँ और अब वो ही मेरे पति हैं। फिर प्रीति अमित की ओर देखते हुए बोली, हाँ अमित, अगर सुमित मेरी पहली मोहब्बत है तो आप मेरी आखिरी मोहब्बत हैं। प्यार करने लगी हूँ मैं आपसे। यह सुनकर अमित प्रीति को देखने लगा और उसका मन किया कि उसको अपने गले लगा ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि प्रीति की वह कही बात फिर से उसके दिमाग में आ गई थी। प्रीति समझ गई थी कि अमित क्या सोच रहा है। उसने अमित का हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या मेरी उस कही गई एक बात को आप भूल नहीं सकते जो मैंने कहा है? आप क्या उसको भूल नहीं सकते हैं? मैंने आपसे कहा था कि आप मेरा शरीर पा सकते हैं पर मेरा प्यार नहीं। मैं गलत थी, बहुत गलत थी मैं। आपने तो कभी मुझे छुआ तक नहीं। हो सके तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सुनकर अमित की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने प्रीति को कसकर गले से लगा लिया। दोनों ही गले लगे रो रहे थे। प्रीति ने धीरे से अमित से कहा, मैंने आपकी डायरी पढ़ ली थी, पर एक बात और है जो मैंने आपको नहीं बताई। आपकी डायरी पढ़ने से पहले ही मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ गई थी। अमित ने प्रीति को कस के बाहों में जकड़ा हुआ था। प्रीति ने धीरे से कहा, अमित बोलो, आपने मुझे माफ़ कर दिया ना? अमित ने प्रीति का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेते हुए कहा, मैं समझ सकता हूँ उस समय तुम किस हालात से गुजर रही थी, तुम पर क्या बीत रही थी उस समय। यह कहते उसने प्रीति के माथे पर अपने प्यार की पहली मोहर लगा दी और फिर से उसे गले से लगा लिया। तभी वहाँ मिष्टी आ गई और बोली, पापा मम्मा, आप दोनों यहाँ एक दूसरे के गले लगे हुए हैं। आप दोनों मुझे तो भूल ही गए, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। यह सुनकर अमित ने मिष्टी को गोद में उठा लिया। मेरी प्रिंसेस, आज मैं बहुत 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 खुश हूँ। और उसने प्रीति की तरफ देखते हुए कहा, आई लव यू माई प्रिंसेस एंड योर मदर। प्रीति के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। 2 साल बाद अमित मिष्टी के पास आता है और उसे चॉकलेट देते बोलता है, मेरी प्रिंसेस, मेरा एक काम करेंगी आप? मिष्टी अमित के गले में हाथ डालते हुए कहती है, बताइए पापा, आपके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, आप तो सिर्फ एक काम कह रहे हैं। अमित
मिष्टी के हाथों को चूमते हुए, माय प्रिंसेस बहुत सीरियल देखती हैं, इसीलिए फिल्मी डायलॉग मारना बंद कीजिए और अपनी मम्मा से कहिए कि मुझे मेरी फाइल मिल नहीं रही है, इसीलिए वह मुझे कमरे में आकर मुझे मेरी फाइल दे दे। मिष्टी ठीक है पापा, अभी बोल रही हूँ। इतना बोलकर मिष्टी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रीति कमरे में आती है और स्टडी टेबल पर फाइल को देखने लगती है। यहीं तो रखी थी, अभी कौन सी फाइल आपको चाहिए? मैं थोड़ा सा काम कर रही थी, आप भी ना। अमित ने उसको पीछे से पकड़ते हुए कहा, यार आप इतनी बिजी हो गई हैं कि आपके पास मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं है। फाइल तो एक बहाना था, मुझे तो आपके साथ थोड़ा समय बिताना था। प्रीति ने अमित से कहा, क्या अमित आप भी? आपका बेटा आज 1 साल का हो गया, उसका जन्मदिन है आज। और पता है मुझे कितना काम है मुझे। दादी माँ, माँ पापा और मेरे मम्मी पापा, शिखा और उसका परिवार, आपके दोस्त संजीव, श्रीवास्तव जी का पूरा परिवार, सभी लोग आएंगे और आपको यहाँ रोमांस सूझ रहा है। अब तो शर्म कीजिए, 2 बच्चों के पापा बन गए हैं। प्रीति ने अमित को घूरते हुए कहा। अमित प्रीति के गले में अपनी बाहें डालते हुए, अरे ओ मेरी मैडम, मैं दादा भी बन गया तो भी आपसे रोमांस करना नहीं छोड़ूंगा। अरे डियर व्यूअर्स, कहानी खत्म हो गई है, तो आप लोग भी अच्छे अच्छे कमेंट दीजिए कहानी के लिए और मुझे मेरी प्रीति के साथ रोमांस करने दीजिए। यह अमित बोलता है। यह कहकर अमित ने दरवाजा बंद कर दिया। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और एक प्यार से कमेंट कर दीजिए। इसी तरह की अन्य कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हम आपके लिए इस तरह की प्यार भरी कहानी लाते रहते हैं।